हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, मैडम आज आवाज क्या आ हो? रही है? जी हाँ। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। ईश्वर मुकाती जी, नमस्कार। हेलो। हेलो। सर बोल रहे हैं सर। जी सर। जी सर। जी सर। आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, हाँ आ रही है, आ रही बढ़िया है, बढ़िया आ आ रही रही है। है। हाँ बढ़िया, हाँ बढ़िया आ रही है सर, बढ़िया। आपका स्वागत है और अभिनंदन है। नमस्कार। जी सर। बस तो आप मुझे रख लीजिए अपने इस पे। जब हो तो आप अंदर कर लीजिए, मैं हाजिर हूँ। जी जी सर, बस चालू कर रहे हैं। आराम से, मैं तो 12 बजे आ गया हूँ। अब आप जब चाहें जब। नहीं बस सर चालू कर रहे हैं। और मैंने ये पेस्ट कर दिया है ऑनलाइन। जी 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 ठीक सर। ओके। ओके सर, ओके। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। Good afternoon, all, and many congratulations. गुड आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। सभी गुरुजनों को प्रणाम। जी सर। मैं तो महेश शुक्ला जी। सभी को नमस्कार। मैं जुड़ गया हूं। भागवत जी, महेश शुक्ला। सर वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। नमस्कार सर, मोस्ट वेलकम सर। नमस्कार। जी सर। व्यास सर नमस्कार। नमस्कार। शुक्ला जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग गुड सर। गुड नून। मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून हो रहा है अभी तो। पर वो गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। सर 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 सुप्रभात और आज सर। बड़ा संयोग है कि आपसे बड़ी दूर से बातचीत तो होगी। राय सर स्टार्ट कर दीजिए। राय सर स्टार्ट कर दीजिए। हेलो। सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर भगवत सिंह राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इंदौर की ओर से सभी अतिथियों, विशेषज्ञों, विद्वजनों एवं प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं कार्यक्रम के प्रारंभ करने से पूर्व माता सरस्वती जी को भी प्रणाम करता हूं कि शिक्षा की देवी माँ इस शिक्षा के मंदिर में इस कार्यक्रम को सफल बनाऊं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज के वेबिनार का विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं सामाजिक विकास। थोड़ा सा इस वेबिनार का मैं परिचय देना चाहता हूं। यह वेबिनार 2 सत्रों में विभाजित है। प्रथम सत्र को हमारे विषय विशेषज्ञ आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र पारा सर जी संबोधित करेंगे। द्वितीय सत्र को हमारे विषय विशेषज्ञ आदरणीय डॉक्टर महेश शुक्ला जी संबोधित करेंगे। और दोनों सत्रों के समापन के पश्चात
प्रतिभागी अपने प्रश्नों को पूछ सकेंगे एवं उसी समय सभी प्रतिभागियों के लिए फीडबैक लिंक भी दी जाएगी। अब मैं कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने के लिए मैं प्रदेश के सबसे बड़े महाविद्यालय श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर के संस्था प्रमुख, इस कार्यक्रम के संरक्षक प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर अनूप व्यास सर को आमंत्रित करता हूं। मेरा उनसे विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि वे हमें आशीर्वचन प्रदान करें। धन्यवाद डॉक्टर भगवत राय जी। आज की इस तरंग वार्ता के मुख्य संरक्षक डॉक्टर सुरेश सिलावट जी, एडिशनल डायरेक्टर हायर एजुकेशन इंदौर डिवीजन, प्रिंसिपल गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज, आपका हार्दिक स्वागत ये महाविद्यालय करता है। आपका लगातार हमको स्नेह और आशीर्वाद मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मेरे अग्रज डॉक्टर शैलेंद्र पाराशर, जो कि एक न केवल अच्छे श्रेष्ठ प्राध्यापक, एक मार्गदर्शक, एक चिंतक और एक शिक्षाविद, उनके मोटिवेशनल स्पीचेस पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध हैं। आप विक्रम विश्वविद्यालय की आचार्य पीठ पर वहां से सेवानिवृत्त हुए हैं अंबेडकर पीठ से। मैं डॉक्टर शैलेंद्र पाराशर जी का मेरे निजी संबंधों के आधार पर जो मेरे अग्रज हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस वेबिनार में। आज के कार्यक्रम के दूसरे अन्य वक्ता हैं डॉक्टर महेश शुक्ला जी। डॉक्टर महेश शुक्ला जी प्रोफेसर एंड हेड टीआरएस कॉलेज रीवा, उनका भी हार्दिक स्वागत है। हमारे यूनियन की गतिविधियों के वो हमारे सहभागी हैं और उनका भी हमको मार्गदर्शन और उनके सहायता हमको हमेशा मिलती रहती है। ऐसे मुख्य वक्ताओं से सजा हुआ ये वेबिनार निश्चित रूप से अपने उद्देश्य में आज सफल होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सामाजिक पहलू क्या है, इस पर ये विद्वान वक्तागण अपना विचार रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वेबिनार से न केवल सभी हम प्राध्यापकगण, शिक्षकगण लाभान्वित होंगे, बल्कि सबसे ज्यादा जिनसे ये नीति जुड़ी हुई है, हमारे विद्यार्थी, शोधार्थी और अन्य प्रतिभागी, वो सभी भी इससे लाभान्वित होंगे। मैं इस वेबिनार की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और दोनों अतिथियों का और आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक डॉक्टर सुरेश सिलावट जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्राचार्य सर। आपके आशीर्वचन एवं शुभकामनाओं ने हमारा मनोबल बढ़ाया है। आपके मार्गदर्शन एवं सहयोग के कारण ही यह वेबिनार निश्चित ही अपने उद्देश्य में सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे महाविद्यालय के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमारे बीच अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग, इस कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक परम आदरणीय डॉक्टर सुरेश सिलावट जी मौजूद हैं। आदरणीय सिलावट सर
बहुत ही कुशल प्रशासक, कुशल प्रबंधनकर्ता एवं कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे योग्य प्रशासक उच्च शिक्षा विभाग में हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपने उद्देश्यों में जरूर सफल होगी। मैं सर के सम्मान में 2 पंक्ति बोलना चाहता हूं कि व्यक्ति वह नहीं जिसे हालात बदल दें, व्यक्ति वह नहीं जिसे हालात बदल दें, व्यक्ति वह है जो हालातों को बदल दे। एक पत्थर की किस्मत भी बदली जा सकती है बशर्ते कि उसे सलीके से तराशा जाए। मैं आदरणीय सर से विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि समाज शास्त्र विभाग द्वारा आयोजित इस वेबिनार के लिए हमें आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय सिलावट सर। सर अभी जुड़ नहीं पाए हैं। हेलो जी। आदरणीय सिलावट सर कुछ कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण नहीं जुड़ पा रहे हैं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस वेबिनार के अतिथियों एवं विषय विशेषज्ञों के स्वागत के लिए समाज शास्त्र विभाग के विभाग अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सर से विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि हमारे अतिथि एवं विषय विशेषज्ञों का स्वागत करें। नमस्कार सभी को। मैं महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग की ओर से जो ये वेबिनार आयोजित किया जा रहा है, इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले आदरणीय हमारे संरक्षक, इस वेबिनार के संरक्षक आदरणीय सिलावट सर का स्वागत करता हूं और उसके साथ ही साथ मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर सुधा सिलावट मैडम का, राहुल प्राचार्य का, उनका भी स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं हमारे संरक्षक डॉक्टर अनूप व्यास सर का स्वागत करता हूं। इस वेबिनार की विशेष अतिथि डॉक्टर त्रिपत कौर चावला का मैं स्वागत करता हूं कि वो इस वेबिनार में सम्मिलित हो रही है। और साथ ही साथ मैं हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र पाराशर, पूर्व आचार्य विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, और डॉक्टर महेश शुक्ला, प्राचार्य एवं प्राध्यापक समाजशास्त्र विभाग, शासकीय ठाकुर हनुमत सिंह महाविद्यालय रीवा का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ मैं डॉक्टर डी.के. गुप्ता, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और समन्वयक IQAC प्रभारी डॉक्टर आदित्य लुणावत सर का, प्राध्यापक वाणिज्य विभाग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर शैलेंद्र पाराशर के परिचय के लिए डॉक्टर सुलभा काकड़े मैडम को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और डॉक्टर शैलेंद्र पाराशर मैडम सर का संक्षिप्त परिचय दें। धन्यवाद सुधीर सर। मैं डॉक्टर सुलभा काकड़े आज के वेबिनार के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र पाराशर जी का स्वागत अभिवादन करती हूँ। मैं इसे अपना सौभाग्य समझती हूँ कि मुझे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर पाराशर सर का परिचय देने का अवसर मिला है। मैं आप सबके समक्ष उनका संक्षिप्त जीवन वृत्त प्रस्तुत करती हूँ। आचार्य शैलेंद्र पाराशर जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का फलक बहुआयामी है। आपके पास महाविद्यालयीन एवं विश्वविद्यालयीन शिक्षा में अध्यापन, शोध,
नवाचारों के प्रसार का व्यापक अनुभव है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से वर्ष 1976 में चयनित होने के बाद 30 वर्षों तक विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन एवं महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में डॉक्टर अंबेडकर पीठ के आचार्य पद चयनित होने के बाद वहीं आपने प्रभारी निदेशक, समान अवसर प्रकोष्ठ, सामाजिक अपवर्जन एवं समावेश अध्ययन केंद्र, पिछड़ा वर्ग, अजा, प्रतिस्पर्धी परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी अध्यक्ष, ऐसे अनेक पदों एवं राष्ट्रीय संगोष्ठियों, कार्यशालाओं का प्रकाशन आदि में निष्ठापूर्वक निर्वहन किया है। देश के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपके आलेख, समीक्षाएं, लघु कथाएं, कविताएं एवं व्यंग रचनाएं प्रकाशित हुई है। आपके निर्देशन में 60 से अधिक छात्रों ने शोध कार्य किया है। आपको डॉक्टर अंबेडकर एक्सीलेंसी सर्विस नेशनल अवार्ड 2015 एवं 17 में सम्मानित किया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 200 से अधिक संस्थाओं द्वारा आपको सम्मानित किया जा चुका है। समाजशास्त्र एवं विधि विषय की कई पुस्तकें भी आपकी प्रकाशित हुई है। आकाशवाणी केंद्रों से आपके साक्षात्कार, वार्ता, कविताएं प्रसारित हुई है। वर्तमान में सार्वभौम मानव विकास संस्थान उज्जैन में आदरणीय डॉक्टर पाराशर सर को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे आज के इस विषय पर अपने व्याख्यान से हम सबको लाभान्वित करें। आचार्य जी, श्री पाराशर। पाराशर सर, माइक म्यूट है आपका, अनम्यूट करिए। वही पूछ रहा हूँ। अब आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है जी, आ रही है। और मैं दिख भी रहा हूँ? हाँ, दिख रहे हैं। अच्छी बात। जी सर। सरस्वती श्रुति महती महिताम, सर्वप्रथम कल जिनका हम प्राकट्य उत्सव मनाएंगे और बसंत पंचमी का यह जो मौसम हमारे आसपास बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंददायक और बहुत ही ज्ञान से भरा हुआ मौसम हमारे आसपास बिखर रहा है, ऐसे अच्छे मौसम में आपके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं सामाजिक विकास का यह वेबिनार निसंदेह बहुत उपयोगी होगा। इसके मुख्य संरक्षक डॉक्टर टी सिलावत जी, जो अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा इंदौर संभाग हैं और हमारे अभिन्न हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय राउ इंदौर की, जो इस पूरी सारस्वत वेबिनार की अध्यक्षता कर रही हैं, हमारी श्रद्धेय डॉक्टर सुधा सुरेश सिलावत जी का। मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर के प्राचार्य और हमारे अनुजवत अनूप कुमार व्यास जी का भी स्वागत करता हूं। स्वागत करता हूं हमारे अभिन्न और बहुत ही समाजशास्त्र को न केवल मध्य प्रदेश में अपितु पूरे भारतवर्ष में विभिन्न विषयों में अपने उद्बोधनों से, अपने ज्ञान से और अपने रिसर्च जर्नल के माध्यम सहित अनेक कार्यों से वे निरंतर सक्रिय हैं। ऐसे हमारे भाई विशेषज्ञ डॉक्टर महेश शुक्ला जी का भी मैं स्वागत करता हूं। स्वागत करता हूं इस क्रम में विशेष अतिथि डॉक्टर त्रिपत कौर चावला जी का, डॉक्टर सुधीर सक्सेना जी का, डॉक्टर डी के गुप्ता का,
समन्वयक IPAC और हमारे अभिन्न मित्र डॉक्टर आदित्य लुनावत जी का, और सलाहकार समिति की सुलभा काकेड़ का, जो इस पूरे आयोजन की सचिव हैं हमारी बहन डॉक्टर श्रद्धा मालवी का, सह सचिव डॉक्टर भगवत राय का, एवं समस्त सहभागिता करने वालों का मैं अनादि नगरी कालजयी नगरी उज्जैनी से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण जगह से मैं आपको संबोधित कर रहा हूं कि देवी अहिल्या के इस पूरे प्रतिष्ठित महाविद्यालय ने जो अपनी पूरी सारस्वत परंपरा का, अपनी शिक्षा का और अपनी अग्रणीयता का पूरे मध्य प्रदेश में प्रतिनिधित्व करता है, उस महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग MPHE QIP तथा IPSC द्वारा ये वेबिनार एक बहुत ही समसामयिक, उपयोगी एवं व्यावहारिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसका प्रारूप आया है और वो लागू हो चुकी है, एवं सामाजिक विकास विषय पर हम सार्थक संवाद करने जा रहे हैं। और ये संवाद की, शास्त्रार्थ की और ज्ञान के व्याख्यानों की, प्रबोधनों की यह जो श्रृंखला है, यह हमारी इसी शिक्षा नीति की प्राचीन परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा रही है, जिसमें वैचारिक मंथन के माध्यम से अमृत ज्ञान की हमें प्राप्ति होती है। और शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में देश अपनी शिक्षा नीति के उद्देश्यों के साथ सामाजिक विकास ही नहीं अपितु पूर्ण देश और राष्ट्र का विकास करे, इसके आलोक में आपने ये जो शिक्षा नीति पर एक महत्वपूर्ण वेबिनार आयोजित किया है, जो देश के नागरिकों को सशक्त बनाने में, अतुल्य भारत की और सामाजिक विकास की कल्पना करने में और वर्तमान समय के वैश्वीकरण के इस युग में 21वीं सदी में एक नेशनल बिल्डिंग, एक सोशल डेवलपमेंट के साथ एक ऐसे नागरिक का निर्माण करने में सफल होगी जिसके मस्तिष्क और मन में सकारात्मक, सृजनात्मक एवं सार्थक भूमिका करने में वे समर्थ बनेंगे। 21वीं सदी के वैश्वीकरण के इस युग में शिक्षा के मंदिर में यह जो वेबिनार है, मैं आप सबसे यह अपेक्षा करता हूं कि ये विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए, शोध अध्येताओं के लिए और देश के हर नागरिक के सहित पूरे विश्व भर के मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए हमारी शिक्षा के माध्यम से, जो हमारा पूरा प्राचीन परंपरा रही है कि हम वैश्विक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके गुरु रहे हैं, उसी के अनुकूल हम अपनी इन सारी बातों के परिप्रेक्ष्य में आज इस पर विचार करने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से हम अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए, व्यक्तियों के उच्चतर विकास के लिए और सामाजिक परिस्थिति के अनुरूप राष्ट्रीय नागरिक चरित्र निर्माण के लिए राष्ट्रीय मूल्यों के अनुकूल इस शिक्षा नीति के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में हम अपनी बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। आइए मैं अपने विषय में प्रवेश करता हूं। शुभकामनाएं और मंगलता के साथ भविष्य के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक के ज्ञानवर्धन के साथ मैं ये आपको एक महत्वपूर्ण बात इसलिए बताना चाहता हूं कि मैं उज्जैनी में रहता हूं और उज्जैनी में गुरुकुल परंपरा, जो भारतीय दर्शन का, प्राचीन भारतीय दर्शन का और पुराने वैदिक काल की शिक्षा का प्रतिनिधित्व करने वाला महर्षि सांदीपनि का गुरुकुल यही था, जहां स्वयं जगत गुरु और जो सारे 14 शास्त्रों और 64 कलाओं में निपुण होकर यही महर्षि सांदीपनि गुरु के श्री चरणों में बैठकर, जिन्होंने अपने भाई अग्रज बलराम एवं सुदामा के साथ ज्ञान संस्कार के जो कोरी स्लेट पर, मानस पर अक्षर पर ब्रह्म को उकेरा, जो कालांतर में कुरुक्षेत्र की भूमि में उनके मुखार बिंदु से एक अवसादग्रस्त अर्जुन, जो के उस समय जब वो युद्धरत था, तब उसके अवसाद में आ जाने से जो उन्होंने प्रबोधन दिया, जो शिक्षा दी, जो उपदेश दिए, उसकी पीठिका में उज्जैनी की गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा
परिलक्षित होती है। उज्जैनी में महाकवि कालिदास के बारे में भी आप जानते हो, जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी अपनी प्रतिभा से अपना रूपांतरण कर महान ग्रंथों का प्रणय किया, जो विश्व भर के श्रेष्ठ रचनाकारों से भी अधिक उन्हें प्रतिष्ठित किया जाता है। ये उज्जैनी कालजयी नगरी है। यहाँ सम्राट शौर्य और न्याय के प्रतीक विक्रमादित्य की नगरी है। ये भरथरी की कला साधना है, जिन्होंने नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक जैसे ग्रंथों का प्रणय किया है। और पूरा शास्त्र, इस पूरी शिक्षा स्थली का शास्त्र स्वयं अपनी बात कहता है कि यदि शिक्षा अच्छी दी जाए, संस्कार अच्छे दिए जाएं, तो आज की युवा पीढ़ी से हम पूरे विश्व का, जो विश्व की सबसे ज्यादा बड़ी युवा पीढ़ी भारत के अंदर है, वो इस शिक्षा के माध्यम से न केवल सामाजिक विकास कर सकती है, अपितु ये विश्व भर में हमारे देश का अग्रणी बनकर विश्व की तीसरी बड़ी अर्थशक्ति नहीं बल्कि शिक्षा की शक्ति भी बन सकती है। ये माइक थोड़ा देखिए आप, इसमें इको हो रहा है। तो आइए हम अपने विषय पर, इको हो रहा है मैडम इसमें, प्लीज। अभी तक नहीं हो रहा था, अभी तो आके आवाज आ रही। किसी का माइक ऑन है आपके आसपास, प्लीज। ये नरबत डावर अपना माइक बंद करिए। बंद कर लिया उन्होंने। हाँ अब किया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज अगली बार आप अपना मोबाइल भी बंद रखिए और माइक भी बंद रखिए, तो मुझे थोड़ी सुविधा होगी। थोड़ा सा सहयोग दीजिए आप। तो आइए मैं इस पुरानी और प्राचीन शिक्षा पद्धति की पीठिका के साथ विषय में प्रवेश करता हूं कि भारतीय शिक्षा पद्धति को और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यदि आप प्राचीन सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और कलाओं के संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में, जैसा मैंने जगत गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण की बात कही, जब तक आप अवलोकन नहीं करेंगे तब तक बहुत सारे कारणों से हम अपने विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को, सांस्कृतिक गौरव को, आत्मगौरव को, आत्म परिष्कार को और आत्म परिवर्धन के वृद्धि में सहायक इस शिक्षा नीति के माध्यम से बनने में ज्यादा कारगर हो पाएंगे। जो हमारा शिक्षा पद्धति का प्राचीन स्वरूप रहा है मित्रों, यदि आप उसमें देखें कि प्राचीन भारतीय शिक्षा दर्शन को यदि आप देखें तो आप पाएंगे कि आपको आश्चर्य होगा कि कैसे उन्होंने अपनी शिक्षा की आवश्यकताओं को आगे बढ़ाया और कैसे एक स्त्री और एक पुरुष मनु शत्रुपा से लेकर वर्तमान तक हमने शिक्षा को विकास किया। दूसरा, वेदकालीन शिक्षा में आप देखिए कि उन्होंने अपनी आंतरिक दिव्य शक्तियों को, मैं आपको मित्रों बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं सारे युवाओं से और सारे सहभागियों से, कि विश्व का सबसे शक्तिशाली वरदान और विश्व में सबसे शक्तिशाली शक्तियों का परिपुंज यदि कोई है तो वो स्वयं एक एक मनुष्य, एक एक भारतीय, एक एक नागरिक और विश्व के हर मनुष्य में इतनी क्षमताएं देकर भेजा है कि उसे शिक्षा के माध्यम से यदि वो अपने अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का सूर्य दीप्यमान करता है तो न केवल वो स्वयं आलोकित होता है बल्कि वो पूरे विश्व को आलोकित करने का और पूरे समाज की केंद्रीय इकाई यदि वो मनुष्य है तो समाज को, परिवार को, प्रदेश को, राष्ट्र को और पूरे वैश्विक समाज में सार्वभौमिक मूल्यों की मानवता के आलोक को फैलाने का सामर्थ्य रखता है। और ये वेदकालीन शिक्षा में यदि आप देखें कि जब ये कंप्यूटर नहीं थे, जब माइक्रोस्कोप नहीं था, जब लिखने की पद्धतियां नहीं थी, भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था, ये सारी जैसे जैसे आवश्यकता होती गई, तब हमारी गुरु शिष्य की इस परंपरा में गुरु ने अपनी एकल साधना के माध्यम से और अपनी आंतरिक दिव्य शक्तियों के माध्यम से वेदकालीन शिक्षा के ग्रंथों को, जो 4 प्रमुख ग्रंथ से लेकर बाद में उपनिषद और बहुत सारे उसमें पूरी परंपरा में आए हैं, उस शिक्षा के ज्ञान को उन्होंने न केवल संचित किया, काल आवाज नहीं आ रहा सर, आवाज नहीं आ रहा। पराशर सर का आवाज बंद हो गया है राय सर। हाँ
आदरणीय इन सारी शक्तियों को देखकर वापस आ गए। ये सुरेश जी आपका बंद कर लीजिए, किसका आ रहा है इसमें माइक, ठीक है। तो ये सारी वेदकालीन शिक्षाओं को देखिए, आप कितनी साधना की गुरु ने और शिष्य ने, कि पूरी श्रुति परंपरा में आज तक अनवरत गंगा जल की तरह निर्मल होती हुई वो बहती चली आ रही है। फिर उत्तर वैदिक काल की आप यदि शिक्षा देखें, फिर बौद्धकालीन शिक्षा देखें, और प्राचीन शिक्षा केंद्र तो यदि आप देखेंगे तो आपको भारतीय संस्कृति की शाश्वत बहती हुई वो पूरी की पूरी वैदिक काल से होकर वह जो अधिकांश अंतर्मुखी थी, अंतर्ज्ञान से प्रदर्शित थी, उस पूरे जीवन दर्शन को आप समझ पाएंगे। और इसमें उसके बाद मध्यकाल आया, मध्यकाल के बाद आधुनिक काल आया, आधुनिक काल में शिक्षा का अंग्रेजीकरण हुआ, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में शिक्षा में बहुत सारे विकास हुए, 20वीं सदी के प्रारंभ में स्वदेशी आंदोलन और शिक्षा का महत्व समझा गया। विदेशों में जाकर हमारे कई बड़े बड़े जो भारत के निर्माता रहे, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, स्वतंत्रता के अर्थ को समझा और देश को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और बुनियादी शिक्षा तक ये आया। उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो स्वतंत्र भारत में नई शिक्षा नीति का प्रादुर्भाव हुआ। स्वतंत्र उत्तर शिक्षा में राधा कृष्णन आयोग बना, कोठारी आयोग बना, उनकी अनुशंसाएं हुई और नवी शिक्षा नीति एक का प्रारूप 1986 में आया, और 10वें दशक में ये प्रारूप आया था। और ठीक उसके 34 वर्षों के बाद ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बदलते परिदृश्य में आया है, निसंदेह इसका हमें स्वागत करना चाहिए। इसके पूरे प्रारूप से मैं प्रत्येक श्रोता का, व्यूअर्स का और सुनने वालों से अनुरोध करता हूं कि आप इसकी पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गूगल से यदि आप इसके ड्राफ्ट को पूरा देखेंगे, पढ़ेंगे, तो एक शिक्षक होने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते, एक देश के श्रेष्ठ नागरिक होने के नाते आपको इसका समग्र मूल्यांकन और इसकी उपयोगिता, उपादेयता और भारत के निर्माण में इसकी उपयोगिता को समझ में आएगा। क्योंकि हमारे यहाँ इसमें बताया गया है कि प्राचीन में, जैसा मैंने आपसे कहा, कि तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी और अनेक ऐसे छोटे छोटे से शिक्षा केंद्र थे जहाँ चाणक्य भी था और जहाँ चंद्रगुप्त भी था। चंद्रगुप्त को कहां से उठाकर चाणक्य ने कितना बड़ा सम्राट बनाया। तो ये जो गुरु शिष्य की परंपराओं का एक लंबा काल है, और उसके बाद कैसे शिक्षा बदलती गई, और कैसे 10 जून 1834 को लॉर्ड मेकाले गवर्नर काउंसिल का कानूनी सदस्य बनकर आया, और उसने 1835 में अपना प्रसिद्ध विवरण पत्र प्रस्तुत किया, और कैसे विलियम बेंटिक ने उसे नीति को प्रश्न देते हुए अंग्रेजी शिक्षा नीति का स्थायी रूप मिला, ये भी आप भली भांति जानते हो। और शिक्षा के इतिहास में 1833 के काल में जो मेघालय नीति का क्रियान्वयन हुआ है, और उसके बाद बहुत सारी चीजें बनी। हंटर कमीशन बना, भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन 1902 में बना, वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन की नियुक्ति की, और ये एक पूरा लंबा होते होते कई राष्ट्रीय आंदोलन हुए। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा पर अपना एक स्वतंत्र शिक्षा पर विचार दिया, वर्धा में एक शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया, और निरंतर ये जो प्रक्रियाएं हैं शिक्षा आयोगों की 64, 66 और दौलत सिंह कोठारी से लेकर ये आगे बढ़ती गई, और ये बहुत लंबी है। तो राष्ट्रीय विकास में 20 जून 1966 को शिक्षा मंत्री ने शिक्षा प्रणाली की संरचना और अध्यापकों आदि को बहुत सारे काम दिए हैं। तो शिक्षा निरंतर विकसित आई है, और इसी आलोक में एक लंबे समय के बाद ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, आप इसके पीठिका में भी देखें कि इसको यदि आप पढ़ेंगे और इसके अंदर के जो उद्देश्य है, जो इसकी प्रस्तावना और इसके लक्ष्य है, ये वैसे के वैसे ही जो कभी आचार्यों और देवताओं में जो विद्यार्थियों को दीक्षांत के अंदर जो प्रतिज्ञा दी जाती थी, राष्ट्रीय का अर्थ मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो उसमें दीक्षांत प्रतिज्ञा में उस समय गुरुकुलों में कहा जाता था कि जो तू ये प्रतिज्ञा कर कि मैं पृथ्वी पुत्र हूं, भूमि मेरी माता है, मेरा जीवन मातृभूमि की सेवा में अर्पित रहेगा, मैं लोक कल्याण की सेवा के लिए समर्पित रहूंगा,
संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान और शक्ति से उद्दीप्त रखने की मेरी चेष्टा रहेगी। और गुरु द्वारा शिक्षा पद्धति के माध्यम से जो ज्ञान और बल मैंने अर्जित किया है, उससे अपने राष्ट्र को जीवंत और जागृत रखूंगा। और इसका एक एक वाक्य बौद्धिक प्रतिभा, उदात्त भावना और उच्चतर आत्मिक संस्कारों की इससे सुगंध आती है। और इसके अंदर एक तंदे मन शिव संकल्प वस्तु, ये जो शुभ यजुर्वेद का मंत्र है, इसमें संकल्प से सिद्धि की जो बात की गई है, उसमें यदि ये प्राण भरे जाए देश के प्रति, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दीक्षांत की प्रतिज्ञा इसके अंदर दिखती है, जिसमें पाणिनि की तरह व्याकरण, पतंजलि की तरह योग, चरक और सुषुप्त की तरह औषधि शास्त्र, याज्ञवल के मानव आचार शास्त्रों में अत्यंतिक सूक्ष्म तत्व ज्ञान और बौद्धिक शक्तियों का जो अवतरण हुआ है, वो शिक्षा पद्धति की विशेषताएं रही है। और भारतीय ज्ञान विज्ञान की पीठिका को यदि आप पढ़ें, और वर्तमान में भी इसी शिक्षा नीति के माध्यम से, मित्रों, हम शिक्षक हैं और विद्यार्थी हैं, और हम शिक्षा के मंदिरों में सारस्वत अनुष्ठान वाणी का कर रहे हैं, तो हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से हम भारतीय ज्ञान विज्ञान को इतना विलक्षण और परिपूर्ण बनाएं कि जिसमें बिंदु में सिंधु, राय में पर्वत, अणु में विधु और गागर में साक्षात्कार कराने का सामर्थ्य हम अपने विद्यार्थियों में पैदा कर सके। इस भावना के मूल मंत्र को लेकर ये जो राष्ट्र की जनता के और विद्यार्थियों के और नागरिकों के मानस निर्माण के की जो कल्पना इस शिक्षा नीति में की गई है, क्योंकि मन विचारों से संचालित होता है, मस्तिष्क विचारों से संचालित होता है। आधुनिक युग तो अब भूल चुका है कि 60 से 65 और इससे अधिक भी विचार मनुष्य के मस्तिष्क में आते हैं, और मस्तिष्क को जो विचार दो वो उसको क्रियान्वित कर देता है। तो हम अपनी शिक्षा के माध्यम से सारी पूर्वाग्रह, संकीर्णताएं और जो नकारात्मक मूल्य हैं, यदि हम उनको हटाकर अपने प्रजातांत्रिक मूल्यों और उसके आदर की भावनाओं और उसके अनुरूप विद्यार्थियों की अभिरुचियों, नागरिकों की अभिरुचियों, देश के अंदर रहने वाले लोगों की अभिरुचियों के अनुकूल, जिससे शिक्षा से राष्ट्रीय एकता बढ़े, राष्ट्रीय चरित्र बढ़े, और भारतीय संविधान जो स्वतंत्रता के बाद हमको मिला है और जिसकी उद्देशिका में पूरी आत्मा उसकी सन्निहित है, उसमें जिन मूल्यों को समाहित किया गया है, उसके अनुकूल हम न केवल अधिकार की प्राप्ति के साथ बात करें, वो तो हमें मिले हैं और कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 32 में गारंटीड भी किए हैं। हमारे यहाँ मानव अधिकार ही मौलिक अधिकारों के रूप में पूरी तरह हमको मिले हैं। और बहुत अच्छा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और भारतीय संविधान के शिल्पी कहे जाते हैं, उन्होंने बहुत ही विश्व भर के संविधानों का उस पूरी कमेटी के माध्यम से अध्ययन करके जो प्रारूप बनाया है, और जिसे अभी हमने देखा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब शपथ ग्रहण करने गए तो सबसे पहले संविधान को प्रणाम किया। तो वो मूल्य जो संसद, संविधान और नागरिकों को अधिकार देता है, उसमें कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। उन कर्तव्यों का पालन करने का इस शिक्षा नीति के माध्यम से यदि वो विकास करेंगे, तभी हम इस शिक्षा नीति के मूल्यों के करीब एक सामाजिक संरचना से भरा हुआ भाव इसमें पैदा कर सकेंगे। क्योंकि यदि आप इसे देखेंगे, इस नीति में इसमें कहा गया है कि भारत का ज्ञान में आधुनिक भारत और उसकी सफलता की चुनौतियों के साथ प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान सम्मिलित किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और भारत की भविष्य की आकांक्षाओं के अनुकूल जो पाठ्यक्रम बनाए जाएं और जिनमें भारतीय ज्ञान प्रणाली को सिखाने, उसका कौशल बढ़ाने, उसके व्यक्तित्व को निखारने, उसे खगोल, विज्ञान, दर्शन, वास्तुकला, योग, चिकित्सा, कृषि, इंजीनियरिंग, भाषा, विज्ञान, साहित्य और कलाओं के साथ उसके संरक्षण सहित पर्यावरण के प्रति जागरूकता जैसे अनेक विषयों को इसमें शामिल किया गया है। वहीं जनजातीय औषधियों, प्रथाओं, वन प्रबंधन, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती आदि पाठ्यक्रम में उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं उसमें विद्यार्थियों को ये भी छूट दी गई है कि वे अपनी रुचि के अनुकूल विषय पढ़ सकें। विषय की सीमा में ज्ञान नहीं बांटा जा सकता। और ये बिल्कुल सत्य है कि ज्ञान तो अनंत और असीम है। विषयों को की सीमाओं में उसे समझने के लिए विषय के नाम दिए गए हैं, पर वे प्रकार्यात्मक रूप से ज्ञान
हर कहीं एक दूसरे से जुड़ा है और मनुष्य के लिए वो ज्ञान सभी रूपों में मनुष्य की आवश्यकताओं के साथ फंक्शनल रूप से वो एक दूसरे की पूरी कार्यात्मकता के आकार को लेता है। इसलिए शिक्षा की प्रस्तावना के साथ प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान की सत्य की खोज की विचार की सकारात्मक दृष्टि हमारी शिक्षा नीति में रखी गई है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को शिक्षा मानव क्षमता को प्राप्त करने एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास की बात करती है। हमारी संविधान की प्रियम्बल में भी सबसे पहले सामाजिक, उसके बाद आर्थिक और उसके बाद राजनीतिक न्याय की बात की गई है, यानी सोशल जस्टिस पहले रखा गया है। तो मनुष्य को जैसे राजनीतिक प्रजातंत्र है वैसे उसके सामाजिक प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, उसे सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए भी हमें समुन्नत करने के और राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में इसे विकास की कुंजी माना गया है। और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र आप देखिए, और अभी हमने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और सबसे अच्छी बात है कि विश्व की सबसे ज्यादा युवा शक्ति भारत के पास है। और सबसे अच्छी बात है कि हम इन शिक्षा मंदिरों में एक शिल्पकार की तरह, एक कुम्हार की तरह हम अपनी कच्ची मिट्टी जो हमारे पास आती है, यदि हम उसमें स्कूली शिक्षा और उसके पहले से लेकर उच्च शिक्षा तक के मूल्यों से उसको कैसे संवारा जाए, कैसे उसको परिष्कृत बनाया जाए, कैसे उसे मूल्यवान बनाया जाए, कैसे उसके जीवन के अंदर उसके लक्ष्यों की प्राप्ति के अनुकूल एक न्याय संगत ज्ञान समाज को बदलने के लिए ये जो शिक्षा नीति लागू की गई है, ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, जो इसे अपने परिणामों के साथ और बहुत सारे सामाजिक मुद्दों के साथ न केवल जागरूक बनाने के लिए रखी गई है, और इसमें इसकी उच्चतम गुणवत्ता और इसमें शिक्षा का सांसारिक जीवन और स्कूल जाने की शिक्षा कैसे दी जाएगी, कैसे शोध के नवाचार किए जाएंगे, और कैसे, जैसे मैंने आपसे कहा कि अनेक महाविद्वानों ने जो शिक्षा के माध्यम से गुणों का विकास किया है, तो इसका उद्देश्य एक अच्छे इंसानों का विकास करना रखा गया है, जिनके माध्यम से वे बहुत अच्छी तरीके से और वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति के साथ नैतिक मूल्यों का विकास करते हुए, सामाजिक मूल्यों का विकास करते हुए एक परिकल्पित समावेशी और बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान देने में वैश्विक ज्ञान शक्ति बनकर भारत के युवा पीढ़ी आगे आए। और इसके बहुत सारे, चूंकि आप इसके प्रारूप को पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में बहुत सारे डायमेंशंस दिए गए हैं। कला को कैसे स्थापित की जाए, कैसे अतुल्य भारत की कल्पना की जाए, कैसे कौशल को विकसित किया जाए, कैसे विद्यार्थी के शारीरिक, मानसिक, भौतिक, भावनात्मक विकास किया जाए, ऐसे अनेक डायमेंशंस इसमें हैं। आप कहेंगे साहब इतनी सारी आपने बहुत बड़ी बड़ी मतलब बात कही है, लेकिन ये सारी बातें मित्रों इसमें समाहित की गई हैं। आप इसके प्रारूप में देखें तो प्रारूप आपसे संवाद करेगा, आपसे बात करेगा, आपके विचारों में परिवर्तन लाएगा। पढ़ने मात्र से मेरा दावा है कि आपको नए ज्ञान का अभ्युदय होगा, क्योंकि प्राचीन काल से कहा जा रहा है कि हम स्वयं अपने प्रकाश स्तंभ बने और अपनी आत्मा के प्रकाश को प्रज्वलित करें। शरीर, मन और आत्मा के विकास की बात चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे अनेक चिंतक हो, उन्होंने भी करी है कि हम इसको कैसे बढ़ाते हैं। समाजशास्त्र के क्षेत्र में बहुत अच्छी बात कहूंगा, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुधीर सक्सेना जी और अनूप व्यास जी को और सिलावट जी को, सभी को, और हमारी माननीय सारस्वत अध्यक्ष जी को, डॉक्टर सुधा सिलावट जी को, कि उन्होंने बहुत अच्छे विषय पर और प्रासंगिक विषय पर और शिक्षा के मंदिर पर शिक्षा के दीप को जलाकर, ये जो अज्ञान मिटाकर ज्ञान का एक दीप जलाया है। दीप भी सूर्य का वंशज होता है और वो अपने हिस्से के अंधकार को हटा देता है। वैसे ये वेबिनार के माध्यम से एक ज्वलंत विषय जो है, क्योंकि शिक्षा का विषय किसी महाविद्यालय, विद्यालय, स्कूल का नहीं है। प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा प्रणालियों के माध्यम से या किसी भी माध्यम से शिक्षित होना, डिग्रीधारी होना एक अलग बात है, संस्कारवान होना भी उससे जुड़ा हुआ है। और प्राच्य शिक्षाओं के माध्यम से, जैसे मैंने कहा
कि पहले तो कोई डिग्रियां विग्रियां होती नहीं थी, तो लोग अपने आत्मज्ञान के माध्यम से शिक्षा को प्रसारित करते हैं। तो समाजशास्त्र के क्षेत्र में इसकी व्यावहारिक बहुत उपयोगिता है, और इसलिए अभी समाजशास्त्र में अनगिनत ब्रांचें खुल रही हैं, ज्ञान की, मूल्यों की, औद्योगिक की, चिकित्सा की, सारे के समाजशास्त्र है, मूल्यों का समाजशास्त्र है। तो शैक्षिक समाजशास्त्र का भी प्रादुर्भाव है, और हमारे यहाँ पर जो व्यवहारिक समाजशास्त्र है उसमें निश्चित रूप से हम सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में, सामाजिक नीति को क्रियान्वित करने में, सामाजिक नियोजन को बनाने में, और उस व्यक्ति के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और उसकी कुशलता, उसका कौशल और उसको विकसित करने में और परिपूर्ण योग्यताओं के साथ खड़ा करने में, ताकि वह अपनी भास्कर ऊर्जा के साथ देदीप्यमान हो, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान ही नहीं है, अभी तो वो अनेक विज्ञानों को समाहित किए हुए सभी पहलुओं पर न केवल ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि वो प्राकृतिक घटनाओं के साथ सामाजिक घटनाओं के समावेश का एक व्यापक फलक भी तैयार करता है। और विश्व में जो सामाजिक विकास के आप तथ्य देख सकते हैं, वो शिक्षा के माध्यम से आए हैं, और विश्व का सामाजिक विकास विश्व भर का इस बात का साक्षी है कि ये जो शिक्षक और शिक्षार्थी समाज के जो महत्वपूर्ण स्तंभ है, उसमें शिक्षा है, शिक्षालय है, शिक्षक हैं, शिक्षार्थी है और समाज है। ये जो रूपांतरण है, इन स्तंभों में पूरी शिक्षा व्यवस्था चलती है और हर स्तर पर जागरूक है। और कोई है या ना है, पर समाज की केंद्रीय इकाई मनुष्य है, और समाज का प्रतिबिंब यदि समाज और देश और राष्ट्र में दिखता है, विश्व में दिखता है, तो विश्व का प्रतिनिधित्व भी उसके व्यक्ति के अंदर दिखाई देता है। परस्पर रूप से यह जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ अंतरक्रिया और अंतर संबंधों का ये जो समाजशास्त्र है, ये विरोधी शक्तियों को रखते हुए भी आलोचनात्मक चेतना के विस्तार में एक सक्रिय भूमिका निभाता है। खासकर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वैश्वीकरण के युग में ये जो ज्ञान का समाज बन रहा है, जो नॉलेज सोसाइटी की अवधारणा अस्तित्व में आई है, इसमें और जिसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी वैश्विक मूल्यों की बात की गई है, और हमने प्राचीन शिक्षा पद्धति में वसुधैव कुटुंबकम की तरह पूरी वसुधा में रहने वालों को एक कुटुंब माना है, उससे वह शिक्षा और समाज का समन्वित विकास के रूप में हमें परिलक्षित होता है, जिसका अध्ययन हम शिक्षित समाजशास्त्र के रूप में करते हैं। और ये एक नई एक ब्रांच इसमें भी है, जिसमें समाजशास्त्री लोग, वैज्ञानिक लोग शिक्षा पर सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव, शिक्षा की प्रकृति, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका आदि अनेक विषयों को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, ये सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। और खासकर हमारे बहुत पुराने और मुझे बहुत पसंद है जो समाजशास्त्री में एक प्रमुख है, S.C. दुबे साहब, उन्हें शिक्षा और समाज के भविष्य पर बहुत अच्छा लिखा है कि शिक्षा और समाज में गहरा संबंध है। एक और शिक्षा परंपरा की धरोहर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है, और इसी तरह संस्कृति की निरंतरता को वो न केवल बनाए रखने में सहायक होती है, दूसरी ओर पारिस्थितिकी परिवर्तन उसे अनुकूल साधन बनने में की प्रेरणा देते हैं। अपने इस पक्ष में शिक्षा परिवर्तन का वो माध्यम बनती है। तो निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण बात है, और वैकल्पिक भविष्य की परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए इन दोनों प्रकारों की बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि नवाचारों की भावभूमि इसी से निर्मित होती है। और सामाजिक शिक्षा में जो प्रमुख आधार हैं, जो प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य समाज की जरूरतों को पूर्ण करना है, शिक्षा निरंतर समाज के स्वरूप को प्रभावित करती है, और शिक्षा, शिक्षालय, शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज इससे आलोकित होता है, अज्ञान मिटता है और शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन आता है। ये बहुत सारी बातें हैं और इसके अनेक पक्ष हैं, और शिक्षकों के भी पक्ष हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, क्योंकि शिक्षक अपनी भूमिकाओं और शिक्षार्थी अपने कर्तव्यों और शिक्षक भी अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति यदि ये संकल्प लेते हैं कि हम इस शिक्षा पद्धति के माध्यम से ऐसी शिक्षा देंगे
जो समाजीकरण की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण होंगी। समाजशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण है समाजीकरण की प्रक्रिया, जो जीवित प्राणी को सामाजिक प्राणी बनाती है। पूरे मूल्य, पूरा चिंतन, पूरा मस्तिष्क का विकास उसकी मातृभाषा में होता है। और ये मातृभाषा की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कही गई है कि उसे 3 भाषाओं का ज्ञान होगा और उसका संपूर्ण विकास करने में ये शिक्षा पद्धति महत्वपूर्ण भाग अदा करेगी। ये बात इसके अंतर्गत रखिए। बहुत सारे समाजशास्त्री, हमारा तो समाजशास्त्र का पूरा वेस्टर्न मेथोडोलॉजी है और वेस्टर्न आइडियोलॉजी है, क्योंकि समाजशास्त्र का जन्म विदेश में ही हुआ है। भारत में तो वो पली बड़ी हुई है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जन्म भले ही बाद में हुआ है 1838 में अगस्त कॉम्टे, जिन्हें पिता कहा जाता है, या टालकाट पार्सन्स और बिरकिम और बहुत सारे नाम है जो मैं लेना नहीं चाहता, उसके कोई अर्थ नहीं। पर बहुत सारे विश्व स्तर के वैज्ञानिकों ने समाज की अलग अलग कॉन्सेप्ट पर, प्रक्रियाओं पर, संरचना पर, घटनाओं, सामाजिक घटनाओं पर न केवल अध्ययन किया, बल्कि सोरोकिन जैसे ने तो कई हजारों साल की संस्कृतियों के अध्ययन करने के बाद अपनी बात कही। आगमन ने काम्य संस्कृति के भौतिक और अभौतिक पक्षों की बात कही है। तो और बहुत सारी सामाजिक व्यवस्था के अंतःक्रियाओं के संबंधों की जाल को उन्होंने अपनी अखंड व्यवस्था को जाना और समझा है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरी तो व्यक्तिगत मान्यता ये भी है कि जब से स्त्री और पुरुष समाज में एक साथ आए और पृथ्वी पर रहे, तभी से समाज का अभ्युदय हो गया था, क्योंकि दोनों व्यक्तियों की अंतःक्रिया और अंतर संबंध ने सामाजिक संबंधों के ताने बाने की शुरुआत कर दी थी। और भारतीय समाज के ताने बानों की संबंधों का विश्व में कोई मुकाबला नहीं है। हर संबंध का एक नाम है। एक बच्चे के रोने की आवाज के साथ ये पता चलता है कि व्यक्ति की पीढ़ी बदल गई है, जनरेशन बदल गया है। और निश्चित रूप से वो जो प्रकार्यात्मक पक्ष हैं संरचना के, जिनसे समाज व्यवस्था का निर्माण होता है, जिसमें मूल्य हैं, आदर्श हैं, और वो बड़े आसानी से आपको मैं एक उदाहरण जरूर देना चाहूंगा। और मैं समय भी देख रहा हूँ, आप निश्चित रहे, मैं अपनी बात अपनी समय अवधि में समाप्त कर दूंगा। और मुझे जो समय मिला है 45 मिनट का, मैं उसी में अपनी बात को पूर्ण करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी नातेदारी और एक विषय के साथ मैं आपको बताता हूं कि कितना इंपॉर्टेंट है समाजशास्त्र और सामाजिकरण की प्रक्रिया का, जो मैं अक्सर क्लासों में भी देता हूं और अपनी बातों में मुझे बहुत अच्छा लगता है। कि जैसे मनुष्य का जन्म होता है, अब मनुष्य के जन्म के साथ उसके विचार बनना शुरू होते हैं। विचार जब मन में आते हैं तो वो क्रिया करता है, क्रिया दूसरों से जुड़ती है तो अंतःक्रिया हो जाती है, अंतःक्रिया होकर वो संबद्ध हो जाता है। वो धीरे धीरे वो विचार उसकी आदत बन जाते हैं। आदत धीरे धीरे जब एक से दूसरे में जाती है तो जनरीति बन जाती है। जनरीति में जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हुई, प्रथा बन जाती है। प्रथा में समूह कल्याण की भावना जुड़ जाती है तो रूढ़ी बन जाती है। रूढ़ियां आदर्श, नियम और मूल्य बन जाते हैं और संविधान तक की परंपराओं के माध्यम से यात्राएं करते हैं। ब्रिटेन का संविधान तो लिखा हुआ नहीं है, परंपराओं पे ही चलता है। तो वो परंपराएं देखिए आपके एक व्यक्ति की आदत किस तरह से कहां तक यात्रा करती है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें अपनी शिक्षा की संवेदनशीलता को ध्यान रखते हुए एक शिल्पकार की तरह, एक शिक्षक की तरह ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी निर्माण करेंगे, जो भी ज्ञान देंगे, वो उसके अंदर से अगली पीढ़ी, उसकी अगली पीढ़ी और उसकी अगली पीढ़ी तक जाएगा। तो शिक्षा में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम बाद में आते हैं। जिससे बीज आप बो देते हैं, तो शिक्षा के संस्कारों के बीज यदि आपने बोए तो फसलें तो बहुत परिश्रम और उसकी परवरिश और खरपतवार और बहुत सारी परेशानियों को हटाने के बाद आती है। तो ऐसे इसका प्रयोगों का पता तब चलता है जब वो पीढ़ी फसल की हमारे सामने आती है। इसलिए हमें वर्तमान समय में विद्यार्थियों को अपने व्यक्तित्व एवं दक्षता की सह शक्तियों और स्वाभाविक सामंजस्य प्रगतिशील विकास के प्रति वो रहना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की शिक्षा नीति को संबोधित करते हुए अपनी बात कही थी। और निश्चित रूप से मेरा समय समाप्ति की ओर है, इसलिए मैं आपसे बहुत ही संक्षिप्त के साथ इस शिक्षा नीति में ये कहूंगा कि हम विद्यार्थियों को इस तरह से इस शिक्षा नीति के माध्यम से उसके कला को, शिल्प को, मानविकी को, खेल को, भाषाओं को और ज्ञान को इतना अच्छा तराशें कि एक अच्छे इंसान, एक अच्छे नागरिक बने। और भारत राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसको इसलिए की है कि शिक्षा नीति में शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक अनुसंधान को महत्व दिया है, इसके पाठ्यक्रम बनाए
और शिक्षा को समाज, राष्ट्र और विश्व की समस्याओं के साथ सामंजस्य की बात की गई है और बहुत सारी बात की गई है। और ये नई शिक्षा नीति के बहुत सारे मॉडल्स हैं और वो भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और शिक्षा की परिभाषा ही ये सिखाती है कि हमें सीखना और सिखाना है। और समाजशास्त्र में इसकी भूमिका राष्ट्रीय विकास में, जो सामाजिक विकास है उसमें सामाजिकरण की है, मूल प्रवृत्तियों के नियंत्रण और शोधन की है, संतुलित व्यक्तित्व विकास की है, चरित्र निर्माण की है, श्रेष्ठ नागरिकों की है, सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण की है, आवश्यकताओं की पूर्ति की है, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय अनुशासन और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण बातें इसमें कही गई हैं। और बौद्धिक विकास और स्थापना में ये बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर होगा, क्योंकि समाज का और शिक्षा का एक अनंत अन्योन्याश्रित रिश्ता है जो निश्चित रूप से चलाता है। तो हम एक ऐसे बेहतर और अच्छे समाज के निर्माण में, जिसमें नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिक मूल्यों, सामाजिक मूल्यों और मनुष्य से मनुष्य को जोड़ने वाला भाव हो, मनुष्य के मन में वैश्विक मूल्यों के अनुकूल अनेक बातें इसमें हों। और निश्चित रूप से ये शिक्षा नीति हमारे लिए नए आयामों का सृजन करने में सार्थक बनेगी। और मैं यही कामना करता हूं आप सबसे कि इस शिक्षा नीति के प्रारूप को पढ़ें और इसमें जितनी भी निष्ठा और ईमानदारी के साथ आप इसका क्रियान्वयन करेगा। योजना हमेशा अच्छी बनती है, उनके क्रियान्वयन पर कुछ भी हो सकता है, पर योजनाओं के माध्यम से यदि हम उसका उपयोग अच्छा करेंगे तो ये राष्ट्रीय नीति भारत के नव निर्माण में, युवाओं की शक्ति को बनाने में और बहुत सारी समस्याओं के निदान में, और उनकी जो अभी अवसाद और बहुत सारी चीजें और समस्या आती है तो तन मन और उसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण बनेगी। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक अवसर दिया आपसे संवाद करने का, और मुझे अच्छा लगा कि थोड़ी देर से ही पर एक ज्ञान परक, बौद्धिक परक चर्चा में मैं सहभागिता कर पाया, और आपने मुझे जो मेरा सम्मान किया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी के प्रति कृतज्ञ हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आप सब सुखी और प्रसन्न रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर पारा सर। आपने बहुत ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं सामाजिक विकास पर बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान दिया और बहुत ही सरल सहज शब्दों में बहुत उपयोगी ज्ञान की बातें बताई। और आपने बताया कि वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक सामाजिक जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, गुरु शिष्य परंपरा का भी महत्व आपने बताया। आदरणीय सर ने बताया कि नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास को भी सम्मिलित किया गया है, जिससे निश्चित ही सामाजिक विकास होगा। और साथ ही सामाजिक विकास में शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों की भी भूमिका आपने बताई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके इस सारगर्भित व्याख्यान से समस्त प्रतिभागी एवं विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, ऐसी मेरी आशा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम के द्वितीय सत्र के विषय विशेषज्ञ शासकीय ठाकुर रणमत सिंह एक्सीलेंस महाविद्यालय के लोकप्रिय प्राचार्य डॉक्टर महेश शुक्ला सर के परिचय के लिए मैं हमारे विभाग की सह प्राध्यापक डॉक्टर आरती व्यास को आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय मैडम आदरणीय सर का परिचय प्रदान करें। डॉक्टर आरती व्यास। धन्यवाद डॉक्टर भगवत राय सर। डॉक्टर आरती व्यास आज के हमारे विषय विशेष धन्यवाद डॉक्टर भगवत राय सर। अभी भी नहीं आ रही आवाज, साउंड नहीं आ रहा है। मैं डॉक्टर आरती व्यास आज के हमारे विषय विशेषज्ञ बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर महेश शुक्ला जी का अभिनंदन करती हूँ एवं उनके बारे में संक्षिप्त परिचय देने के लिए प्रस्तुत हूँ। डॉक्टर महेश शुक्ला जी शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा में समाजशास्त्र विभाग में आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। आप समाजशास्त्र विषय में गहरी रुचि रखते हैं और इस कारण अपनी अकादमिक यात्राओं में
कई बार विदेश यात्राएं कर चुके हैं। डॉक्टर शुक्ला जी मध्य प्रदेश के मध्यांचल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के रिसर्च कमेटी के परिवार विवाह नातेदारी के कन्वीनर हैं। आपके 75 से ज्यादा शोध पत्र और 4 किताबें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। आपने देश विदेश में कई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार कॉन्फ्रेंस में शोध पत्रों का वाचन किया है और व्याख्यान के लिए आमंत्रित किए गए हैं। डॉक्टर शुक्ला जी के निर्देशन में 50 से ज्यादा शोध छात्र छात्राएं उपाधि अर्जित कर चुके हैं। इन्हें ग्लोबल सोसाइटी द्वारा शिक्षा रत्न का अवार्ड प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा 5 से ज्यादा माइनर और मेजर प्रोजेक्ट वर्क किए गए हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर महेश शुक्ला जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने व्याख्यान से हम सबको लाभान्वित करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत ही अच्छा वक्तव्य अभी सुन रहे थे अपने अग्रज डॉक्टर शैलेंद्र पाराशर जी का। अटल बिहारी वाजपेयी महाविद्यालय इंदौर के इस ऑनलाइन कार्यशाला के मुख्य संरक्षक डॉक्टर सुरेश सिलावट जी, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा इंदौर संभाग। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर सुधा सिलावट जी, प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय राऊ। इस महाविद्यालय के ऊर्जावान प्राचार्य हमारे अग्रज बड़े भाई डॉक्टर अनूप कुमार व्यास जी। आज के सारस्वत वक्ता जिनका वक्तव्य अभी आपने सुना, बहुत ही गहरा और एक नए अंदाज वाला था, हमारे बड़े भाई डॉक्टर शैलेंद्र पाराशर जी। डॉक्टर सुधीर सक्सेना विभाग अध्यक्ष समाजशास्त्र जी, डॉक्टर त्रिपत कौर चावला जी, डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी, IQAC के समन्वयक हमारे अग्रज डॉक्टर आदित्य लुनावत जी, डॉक्टर श्रद्धा मालवी जी, डॉक्टर भगवत राय जी, डॉक्टर शुलभा जी, डॉक्टर आरती व्यास जी। अभी डॉक्टर पाराशर जी का वक्तव्य शिक्षा के विविध आयामों को लेकर के आपने सुना। वैदिक काल में शिक्षा कैसी थी और शिक्षा किस तरह से परिमार्जित होती गई और समय के साथ शिक्षा का किस तरह से स्वरूप बदला। मैं अपने इस वक्तव्य में शिक्षा क्या है, सामाजिक विकास क्या है, शिक्षा और सामाजिक विकास का क्या संबंध है और हमारी जो नई शिक्षा नीति है किस तरह से सामाजिक विकास को नए आयामों को गढ़ सकती है, उस पर अपनी बात रखूंगा। कुछ शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि कई बार आप सुन चुके हैं, लेकिन जो मुख्य बिंदु हैं उन पर भी फोकस करने का प्रयास करूंगा। मुझे प्रसिद्ध समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्री रेमांड की बात याद आती है। वो कहते थे, जो विद्वान व्यक्ति को समाज के ऊपर स्थान देते हैं उनको स्मरण रखना चाहिए कि निसमाज व्यक्ति कोरी कल्पना है, अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत चरित्र गठन के साथ साथ मनुष्य को सच्चा सामाजिक प्राणी तथा नागरिक बनाना है। किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली हो, चाहे वो अपने एशियाई देशों की हो, अपने हिंदुस्तान की हो या पश्चिमी देशों की हो, सामाजिक प्राणी और नागरिकता का बोध, ये जो दो प्रमुख उद्देश्य छिपे होते हैं। अगर हम शिक्षा की भारतीय अवधारणा को देखें, जैसा भी बहुत सारे उदाहरणों से हमने बताया है डॉक्टर पाराशर जी ने,
ऋग्वेद में कहा गया है शिक्षा वह है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है। दो चीजें छिपी हुई हैं इसमें, आत्मनिर्भर और निस्वार्थ। शिक्षा में डिपेंडेंसी नहीं होती बल्कि सेल्फ डिपेंडेंसी होती है। हम आत्मनिर्भर बनते हैं और आत्मनिर्भर बनाने की कला शिक्षा में ही संभव है। और शिक्षा में कोई स्वार्थ नहीं होता है। हम ज्ञान, ये कहा गया है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते, ज्ञान के समान कोई पवित्र विद्या नहीं होती है। तो ज्ञान जो होगा उसमें कोई स्वार्थ नहीं होगा। अगर स्वार्थ होगा तो वो बहुजन हिताय की तरफ नहीं बढ़ेगा। जैसे अभी बात हुई थी कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, हमारा जो ध्येय है तो शिक्षा का लक्ष्य यही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उपनिषद में शिक्षा को परिभाषित करते हुए बताया गया कि शिक्षा वह है जिसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। उस समय मोक्ष और हमारा जीवन धार्मिक परंपराओं से बहुत ज्यादा गहरा संबंध था और जुड़ा हुआ था, और हम अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष को ही मानते थे। लेकिन मोक्ष का मतलब यह नहीं है कि हम स्वर्ग में पहुंच जाएं या भगवान के धाम में पहुंच जाएं। मोक्ष का मतलब होता है हमारे जीवन के सारे विकार दूर हो जाए, और इन विकारों को दूर करने में सिर्फ शिक्षा ही महत्वपूर्ण मान सकते हैं। और इसीलिए वेदों में भी कहा गया कि हमें एक ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो त्वरित हो, जो जीवंत हो और जो आध्यात्मिकता के आग्रह को जन्म दे। तो आध्यात्मिकता का मान कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा से जुड़ा हुआ था, अर्थात पवित्रता और धार्मिकता की भावना, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक और सामाजिक भावना का विकास, सामाजिक प्रभावकारिता का संवर्धन और राष्ट्रीय संस्कृति का प्रसार, यह हमारी शिक्षा का उद्देश्य हुआ करते थे। और इन्हीं उद्देश्यों में हम सतत प्रयत्नशील रहते थे। वास्तव में सच्ची शिक्षा न केवल हमें ज्ञान देती है बल्कि सभी प्राणियों के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन की सीख भी देती है। हमें इस रविन्द्रनाथ टैगोर की बात याद आती है। उनका मानना था कि शिक्षा हमें साक्षर बनाने के साथ साथ चरित्र निर्माण, शांति व सद्भाव युक्त जीवन जीने की शिक्षा देती है। तो तीन चीजें हैं, हमारा चरित्र का भी उन्मुखीकरण हो, हमारा चरित्र निर्माण भी बने, हम पढ़े लिखें सीखें भी, हम समाज में और पूरी दुनिया में शांति के भाव को भी पैदा करें और सद्भाव युक्त जीवन जिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये जो परिकल्पना थी, ये सारी परिकल्पनाएं, ये सारे उद्देश्य हमारी शिक्षा के अंदर समाहित थे। और इसीलिए नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षण संस्थाओं ने भारत को गौरवान्वित किया। जब पूरी दुनिया में कहीं विश्वविद्यालय की कल्पनाएं नहीं थीं, उस समय हम नालंदा और तक्षशिला में इस कल्पना को पूरा कर रहे थे। हमारे शिक्षण संस्थाओं के प्रवेश द्वार पर लिखा जाता था उस समय, ज्ञानार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। अर्थात ज्ञान के साथ साथ सेवा भी जुड़ा हुआ है। अगर सेवा नहीं है तो फिर हमारी शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता। हमारे भारतीय अवधारणा से अलग वेस्टर्न जो है, पश्चिम की अवधारणा जो शिक्षा की है, वो अलग है। प्लेटो कहता था, एजुकेशन डेवलप्स इन द बॉडी एंड सोल ऑफ द प्यूपिल all the beauty and all the perfection he is capable of. Education is the certain of sound mind in a sound body. It is a developed man's faculty, especially his mind, so that he may be able to enjoy the contemplation of supreme truth, godness and beauty. मतलब शिक्षा ध्वनि की निश्चितता है,
ध्वनि शरीर और मन में होता है। यह मनुष्य के विशेष रूप से उसके दिमाग को विकसित करता है ताकि वह सर्वोच्च सत्य, अच्छाई और सुंदरता के चिंतन का आनंद लेने में सक्षम हो सके। यह सुंदरता और आनंद का जो चिंतन था वो हर हमारे, चाहे वो वेस्टर्न हो, चाहे वो भारतीय हो, वहां की शिक्षा की अवधारणा में छिपा हुआ था। वास्तव में राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। अतः सामाजिक उद्देश्य के संकुचित अर्थ में राष्ट्र स्वयं की शिक्षा की एक सुनिश्चित प्रणाली बनाकर लागू करता है। हमारी जो ये नई शिक्षा नीति आई है वो भी इसी से ओतप्रोत है। पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धतियों एवं अनुशासन को भी इस प्रकार आयोजित करता है या उसमें समावेश किया जाता है कि व्यक्ति के उद्देश्यों की पूर्ति हो, लेकिन उसके साथ साथ वो सामाजिक प्राणी भी बन सके। चूंकि हम सोशियोलॉजी में इस बात पर जोर देते हैं और अरस्तु ने कहा भी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी का मतलब होता है कि माने मनुष्य के रूप में हम आते हैं तो एक जैविक प्राणी के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन मनुष्य बनने की जो परिकल्पना है वो तब पूर्ण होती है जब हम समाज के मापदंडों, समाज के मूल्यों और समाज की परंपराओं को आत्मसात करते हैं। और ये पूरी कल्पनाएं हमारी शिक्षा में निहित होती हैं। हमारी पारंपरिक जो शिक्षा थी इन्हीं पूरी कल्पनाओं के इर्द गिर्द थी। और जो गुरुकुल आश्रम होते थे, जैसा भी पाराशर जी ने बताया, वो इन सारे हकीकत, इन सारी कल्पनाओं को पूरा करते थे। जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एक फिस्ते ने अपने राज्य के निवासियों को बहुत सारे संबोधन किया, बहुत सारे भाषण दिए और वो अपने आख्यानों में उसने इस बात की पुष्टि किया कि शिक्षा के द्वारा ही राज्य अपने आप को पुनर्जीवित कर सकता है। कोई भी देश हो, अगर उसको एक नया जीवन देना है, नए मूल्यों में बांधना है, नई कसौटी पे कसना है, नई उड़ान, वहां के लोगों को नई उड़ानें उड़ना है, तो सिर्फ एक काम शिक्षा कर सकता है। उसने इस बात पर भी बल दिया कि केवल शिक्षा ही हमें उन बुराइयों से बचा सकती है जो बुराइयां आज हमारे जीवन में, हमारे प्रगति में अवरोध उत्पन्न कर रही हैं। अतः फिस्ते ने अपने भाषणों में, अपने उद्बोधनों में जर्मनी निवासियों के मस्तिष्क में यह कूट कूट कर भर दिया कि व्यक्ति राष्ट्र के लिए ही पैदा हुआ है। अतः शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति में अपने राष्ट्र के प्रति अपार भक्ति की भावना का विकास किया जाना आवश्यक है। और यही हमारी नई शिक्षा नीति की विशेषता है। आदरणीय डॉक्टर महेश शुक्ला सर से निवेदन है कि हमारे अतिरिक्त संचालक सम्मान डॉक्टर सुरेश लावट जी आ गए हैं, तो 2 मिनट सर का आशीर्वचन। जी, ये हमारा सुखद सौभाग्य है कि बड़े भाई साहब हमें दिख रहे हैं और हम अपने वक्तव्य को थोड़ा विराम दे करके और उनका आशीर्वचन जरूर लेंगे। नमस्कार महेश शुक्ला जी। सर कैसे हो आप? बस बढ़िया हूँ सर। आपके भाषण को सुन रहा था मैं और आपको बहुत बहुत बधाई। आप हमारे महाविद्यालय में वेबिनार का संचालन कर रहे हैं और वक्ता हैं विशेष, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। ऐसे TRS कॉलेज मेरा भी है, जैसे GSS में। जी मैं भी रहा हूँ। बिल्कुल आप तैयार है। इनको मैं आशीर्वचन दे दूं, बहुत वापस कंटिन्यू हो जाएगा। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय सर का। और आज महाविद्यालय बहुत हर्षित है, बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे बीच हमारे अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग, इस कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक परम आदरणीय डॉक्टर सुरेश लावट जी मौजूद हैं। आदरणीय सिलावट सर बहुत ही कुशल प्रशासक, कुशल प्रबंधनकर्ता एवं कुशल नेतृत्व के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे योग्य प्रशासक उच्च शिक्षा विभाग में हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपने उद्देश्यों में जरूर सफल होगी।
मैं सर के स्वागत में दो लाइन कहना चाहता हूं कि अंबर महके वसुधा महके, अंबर महके वसुधा महके, ऐसे होवे आपकी कीर्ति सुगंध, सुख शांति और वैभव, सुख शांति और वैभव स्वयं आकर आपसे करे अनुबंध। तो मैं डॉक्टर आदरणीय सर से विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि समाज शास्त्र विभाग द्वारा आयोजित इस वेबिनार के लिए वह आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय सर। नमस्कार, सादर अभिनंदन आपका। नमस्कार भागवत जी। नमस्कार। अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर के समाजशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित वेबिनार के संरक्षक हमारे छोटे भाई डॉक्टर अनूप व्यास प्रिंसिपल और उनकी अध्यक्ष मेरी श्रीमती डॉक्टर सुधा सुरेश सिलावट, विशेष अतिथि त्रिपत कौर चावला और आज के वेबिनार के एक्सपर्ट मेरे छोटे भाई डॉक्टर महेश शुक्ला और आप टीआरएस कॉलेज के और सोशला जी के मध्य प्रांत के अध्यक्ष भी हैं और बहुत अच्छे समाजशास्त्री हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ में उज्जैन महाकाल की नगरी के डॉक्टर शैलेंद्र पाराशर जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और महाविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी डीके शुक्ला, लुनावत, सुधीर सक्सेना, सुलभा काकिड़े, आरती व्यास, श्रद्धा मालवी और कार्यक्रम के सूत्रधार भागवत राय को बधाई देता हूं, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं सामाजिक विकास पर एक दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया। शिक्षा विकास सामाजिक मुख्य आधार है। भारत जब से स्वतंत्र हुआ है तब से आज तक सामाजिक विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शिक्षा ने ही समाज को जागरूक कर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय एवं समानता, स्वतंत्रता, बंधुता की स्थापना कर भारतीय संविधान के उद्देश्यों को पूरा किया है। यह एक समाजशास्त्री गठबंधन समाज के प्रति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से सामाजिक विकास की गति और तीव्र होगी। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए यह वेबिनार विद्यार्थियों एवं प्रतिभागियों के लिए लाभकारी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन की मैं सभी को शुभकामना देता हूं और प्रेषित करता हूं और दोनों वक्ता आदरणीय महेश शुक्ला जी, शैलेंद्र पाराशर जी और अनूप व्यास और भगवत राय, इन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। आपकी शुभकामनाएं हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह वेबिनार अपने उद्देश्य में निश्चित ही सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर जी। अब मैं कार्यक्रम को गति देते हुए डॉक्टर परम आदरणीय महेश शुक्ला सर से निवेदन करूंगा कि वो अपना व्याख्यान को कंटिन्यू करें। धन्यवाद भागवत जी। तो हम अपनी बात में जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फिस्ते की बात कर रहे थे। फिस्ते ने दुनिया का एक ऐसा इकलौता शिक्षा शास्त्री है जिसने शिक्षा को आगे विकसित करने के लिए बहुत सारी रचनाएं की। द स्कूल एंड सोसाइटी, द चाइल्ड एंड द करिकुलम, हाउ वी थिंक, इंटरेस्ट एंड एफर्ट इन एजुकेशन, स्कूल ऑफ टुमारो, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट, एक्सपीरियंस एंड नेचर, द क्वेस्ट फॉर certainty, study of relation of knowledge and action और sources of science education। इसके साथ ये बहुत सारी रचनाएं की और उन्होंने शिक्षा के विस्तार में ये इस बात पर जोर दिया कि अगर समाज में शिक्षा का विस्तार नहीं होगा तो समाज में जड़ता बनी रहेगी। तो इस जड़ता को खत्म करने के लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता है और जब तक राष्ट्रीयता का बोध नहीं होगा हर नागरिक के अंदर तब तक शिक्षा का कोई महत्व नहीं होगा। डीबी कहते हैं कि शिक्षा में पुनर्रचनात्मक उद्देश्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अनुभव में कहीं भी। डीबी ने डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में इस बात का उल्लेख किया था कि शिक्षा लगातार अनुभव की पहचान तथा पुनर्रचना है। अगर हम सामाजिक विकास के मुद्दों की बात करेंगे तो हमारे जो भारतीय मनीषी हैं उनके बातों को हम भूल नहीं सकते।
और इस कड़ी में हमें स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन जरूर याद आएगा। विवेकानंद जी का मानना था कि शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। मानव में शक्तियां जन्म से ही विद्यमान रहती हैं। शिक्षा उन्हीं शक्तियों या गुणों का विकास करती है। पूर्णता बाहर से नहीं आती, वरन मनुष्य के भीतर छिपी रहती है, और सभी प्रकार का ज्ञान मनुष्य की आत्मा में निहित रहता है। तो वो कहते हैं कि शिक्षा ही एक ऐसा है जो इस पूर्णता को आगे बढ़ा सकती है, अंदर से बाहर निकाल सकती है। विवेकानंद जी कहते थे कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अपने प्रतिपादन के लिए न्यूटन की खोज की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। वह न्यूटन के मस्तिष्क में इसमें पहले से ही विद्यमान था। जब समय आया तो न्यूटन ने केवल उसकी खोज की। विश्व के असीम ज्ञान भंडार मन अपने ही मानव मन में निहित है। बाहरी संसार केवल एक प्रेरक मात्र होता है जो मोटिवेशन का काम करता है, और यह मोटिवेशन का काम शिक्षा के द्वारा ही संभव है। शिक्षा का उद्देश्य यही होता है कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए हो, और हमारी ऐसी शिक्षा नीति हो बने जो इन तीनों त्रिकोणों को जोड़ करके आगे बढ़े। क्योंकि समाज और व्यक्ति और समाज अगर विकसित नहीं हो पाएंगे तो फिर राष्ट्र की कल्पना कोरी होगी, फिर राष्ट्र का विकास कैसे होगा। तो विवेकानंद जी ने अपने शिक्षा के उद्देश्य बतलाते हुए कहा कि शिक्षा में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति होती है। शिक्षा का उद्देश्य होता है मानव निर्माण करना। हमें ऐसे शिक्षा नीति बनानी होगी, हमें ऐसे कल्पनाएं गढ़नी होंगी जो मनुष्य का उत्थान कर सके। शिक्षा द्वारा मनुष्य का निर्माण किया जाता है और करना होगा। और शारीरिक पूर्णता यह भी शिक्षा का एक उद्देश्य होना चाहिए। चरित्र का निर्माण भी एक शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, और एक ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिसमें हम अपने जीवन संघर्ष की तैयारी करें। ऐसे नहीं कि हम संघर्ष के भाव न हो, तो शिक्षा में संघर्ष के भाव भी होना चाहिए। हमारे अंदर उन क्षमताओं का विकास हो कि जब विषम परिस्थितियां आए तो हम उन संघर्षों से लड़ें। और सबसे बड़ी जो बात विवेकानंद जी ने कही कि राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो। विवेकानंद भारत की दुर्दशा से उस सब अत्यंत मर्माहित थे। वे एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का विकास करना चाहते थे जो भारतीय विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास कर सके। उनका एक कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है, ए वीर साहस का अवलंबन करो, गर्व से कहो मैं भारतवासी हूं और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। तुम चिल्लाकर कहो कि मूर्ख भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चंडाल भारतवासी सभी मेरे भाई हैं। भारत के दीन दुखियों के साथ एक होकर गर्व से पुकार कर कहो प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। और ये अपबोध तभी होगा जब हम अपने जीवन में शिक्षा को लेकर चलेंगे। वास्तव में सामाजिक विकास और शिक्षा इनका बहुत गहरा संबंध है। अगर हम सामाजिक विकास के बहुत सारे आयाम हैं, क्योंकि हम उसको सोशियोलॉजिस्ट जो सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है उनको बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सिर्फ शिक्षा के ही पक्ष को लेंगे। सामाजिक विकास समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भलाई में सुधार लाने के बारे में है, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। समाज की सफलता प्रत्येक नागरिक की भलाई से जुड़ी है, और सामाजिक विकास का मतलब होता है लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। और इस आत्मनिर्भर तभी बनेंगे हम जब इसके लिए बाधाओं को हटाने की आवश्यकता होगी। जब जो हमारे बैरियर्स हैं, उन बैरियर्स को जो है जब हम हटाएंगे, और ये काम शिक्षा ही कर सकता है। और जब बैरियर्स हटेंगे तभी सभी नागरिक आत्मविश्वास और गरिमा के साथ अपने सपनों की ओर यात्रा कर सकेंगे। यह मानने से इंकार करने के बारे में है कि गरीबी में रहने वाले लोग हमेशा गरीब रहेंगे। मैं इस दृष्टांत या इस वाक्य का समर्थक नहीं। यह लोगों की मदद करने के बारे में है ताकि वे आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़े। तो गरीबी में रहने वाले हमेशा गरीब नहीं होंगे। अगर उनका शैक्षणिक परिवेश मजबूत हो गया तो उनके अंदर भी आत्मनिर्भरता की बात आएगी। तो ये स्किल डेवलपमेंट्स
कि हम थोड़ी सी बात आगे करेंगे कि जो नई शिक्षा नीति का जो सबसे बड़ी विशेषता है और जिस पर आपका महाविद्यालय एक अलग से वेबिनार आयोजित कर रहा है और उसमें बहुत अच्छे वक्ता आ रहे हैं, सुनने को मौका मिलेगा। तो इसके लिए पहली बार जो ऐसा हुआ है कि स्किल डेवलपमेंट की बात, विकास की बात शिक्षा नीति में कही गई है। शिक्षा का समाज पर प्रभाव पड़ता है, व्यापक प्रभाव पड़ता है। सामाजिक विरासत का संरक्षण करता है शिक्षा, सामाजिक भावना को जागृत करता है, समाज का राजनीतिक विकास करता है, समाज का आर्थिक विकास करता है, सामाजिक नियंत्रण, बहुत सारी बाधाएं होती, बहुत सारे अवरोध आते हैं और उस अवरोध को दूर करने में सामाजिक नियंत्रण को भी शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक परिवर्तनों को बढ़ावा देता है, नए नए नवाचार जो हमारी शिक्षा नीति में अभी बहुत सारी चीजें आई हैं, ये जो नवाचार करने का मौका है वो भी हमारी शिक्षा का एक अहम उद्देश्य है। और सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार, बिना सामाजिक सुधार खत्म किए जब तक हम सामाजिक सुधार को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो जो हमारे समाज की जड़ता है, जो अंधविश्वास है, जो रूढ़ियां हैं, जो कहीं ना कहीं वो अवरोध उत्पन्न कर रही हैं, वो कैसे खत्म होगी। तो उसको भी हमें करना पड़ेगा। और समाजीकरण जो सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य का समाजीकरण करता है, जिसको लेकर के अभी पाराशर जी ने भी वो बात कही थी कि समाजीकरण जो मनुष्य का है वो उसमें शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और सामाजिक रूप में शिक्षा सामाजिक संरचना के स्वरूप का निर्धारण करता है कि हमारी सामाजिक समाज की संरचना कैसे होगी। आप देखिए कि फिनलैंड एक छोटा सा देश है, वहां वो, लेकिन अगर जो रिपोर्ट आई है मानव ह्यूमन स्किल डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट आई है, अब फिनलैंड टॉप पर है। क्यों? छोटा सा देश है, उसने अपने स्कूल शिक्षा से ही जो है स्किल डेवलपमेंट की बात की है। और उसकी जो सामाजिक संरचना है, हर जगह उसके विभिन्न आयामों में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा मनुष्य को एक योग्य नागरिक के रूप में स्थापित करती है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तनों का मार्गदर्शन करती है। शिक्षा समाज के आदर्शों तथा आवश्यकताओं को प्राप्त करने में सहायता देती है। अगर हम सामाजिक विकास की बात करेंगे तो एक विचारक आए हैं, लेव वायगोत्स्की। सोशल डेवलपमेंट में बहुत सारी बातें आई नहीं, लेकिन लेव वायगोत्स्की माइंड इन सोसाइटी, उनका एक बहुत अच्छी किताब है माइंड इन सोसाइटी, जो 1978 में उन्होंने लिखी थी। उनका मानना है कि सीखना एक आवश्यक और सार्वभौमिक तथ्य है जो सांस्कृतिक संगठनों के विकास के प्रयास, विशेषतः मानव के मनोवैज्ञानिक कार्यों के प्रति उत्तरदायी होता है। तो सीखना, ये जो सीखने का काम है वो सिर्फ शिक्षा कर सकती है। शिक्षा ही जो है इसको आगे बढ़ा सकती है, समाज को परिवर्तित कर सकती है, समाज का विकास कर सकती है। और इसके साथ ही साथ बहुत सारी एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट को लेकर के, चाहे वो थार्नडाइक हो, गेस्टाल्ट वदियो हो, पियाजे हो, पावलव हो, स्किनर हो, कोहेलबर्ग हो, ब्रूनर हो, मीमार हो, डेनियल हो, इन सब ने बहुत बड़ी अपने अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। उसको हम डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। वास्तव में प्राचीन काल, जो हमारा भारतीय समाज है, प्राचीन काल से जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक और व्यक्तिगत स्तरों पर मूल्य, आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति, ये शिक्षा के प्रत्यक्ष उत्पाद रहे। बेशक शिक्षा के स्वरूप और कार्यप्रणाली बदलते समय के साथ लगातार परिवर्तन से गुजर रहे हैं। और इसीलिए इन आवश्यकताओं को देख करके कोठारी कमीशन भी बना, फिर नई शिक्षा नीति 1986 में बना, उसमें कुछ संशोधन हुआ, फिर 1992 में लागू हुआ, फिर जैसा अभी पाराशर जी ने कहा कि 34 वर्षों बाद फिर एक नई शिक्षा नीति आई। शिक्षा संस्कृत को सीखने और विस्तारित करने की एक प्रक्रिया है, ये हमें समझ लेना चाहिए। और क्यों की प्रक्रिया है? क्योंकि यह बेहतर ज्ञान, स्वास्थ्य, रहने की स्थिति, सामाजिक इक्विटी और उत्पादकता के माध्यम से मानव की स्थिति में सुधार के लिए योगदान देता है और सामाजिक प्रगति के लिए केंद्रीय उपकरण है। नई शिक्षा नीति को अगर हम देखें तो ये सारी चीजें हमारे उसमें समाहित की गई हैं। और नई शिक्षा नीति और कौशल विकास पर बहुत ध्यान दिया गया है। हमें याद है, हम कई बार ये कह चुके हैं कि जब हम लोग पढ़ते थे तो स्कूलों में एक बागवानी
के कार्यक्रम होते थे, बागवानी कराई जाती थी, हम लोगों को प्लाट दे दिया जाता था जमीन में, जो गांव में पढ़े हैं, शहरों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो गांव में पढ़ते थे तो एक बागवानी होती थी, मोरल एजुकेशन का एक पार्ट भी होता था। लेकिन वो बागवानी में हम लोग अपनी अपनी क्यारियां लगाते थे और यह सिखाया जाता था किस तरह से हमें एग्रीकल्चर को डेवलप करना है। हमारे स्किल को, स्किल डेवलपमेंट का एक प्रैक्टिकल था, वो एक प्रयोग था। और धीरे धीरे समय समय वो बागवानी हट गई। लेकिन ये बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी बात है कि ये फिर से हमारे नए एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 में, उस चीजों को फिर से जीवित करने का प्रयास किया गया है। प्राथमिक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण कौशल संचार, ये हमारी शिक्षा नीति की विशेषता है। इसके बाद अनुकूलनशीलता और आईटी कौशल। तो पहले हम ग्रेजुअली हम आगे बढ़े। मिडिल स्कूल पर, स्कूल स्तर पर क्या होना चाहिए? कौशलों के अलावा स्वप्रबंधन, टीम निर्माण और रचनात्मकता पर ध्यान देना चाहिए, यह भी जरूरी है। हम एक बात और कहेंगे कि जब इन सारे कौशलों की बात हो तो हमारे जब अभी शिक्षा नीति पर और कभी बहस हो और चीजें हो तो एक और चीजें उसमें सम्मिलित करने की जरूरत है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन। हमारा छात्र किस तरह से, आप देखते हैं कि कोटा और बहुत सारी आत्महत्याओं की घटनाएं घटती हैं, वो उस तनाव से कैसे वो अपने आप को निकाल सके, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात भी होनी चाहिए। और शायद इस नई शिक्षा नीति में इस चीज को भी उद्धृत किया गया है। मेरी राय में कौशल आधारित शिक्षा के अलावा जिन जीवन कौशल को लागू किया है वे है निर्णय लेना, समस्या को हल करना, पारस्परिक संबंध को मजबूत बनाना, आत्म जागरूकता को बढ़ावा देना, सहानुभूति, समानता, और ये सारी चीजें जो हमारे नई शिक्षा नीति में जिनका समावेश किया गया है, ये निश्चित है कि हमारे अंदर के गुणों को विकसित करेंगे और हमें मनुष्य होने में पूर्ण सहयोग करेंगे। जैसा हम बात कर रहे थे कि इंडिया स्किल रिपोर्ट जो आई थी, उसमें से 15 से 29 वर्ष के बीच 12 मिलियन से अधिक लोगों को भारत के कार्यबल में हर वर्ष 2022 तक लगभग 600 मिलियन कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की उम्मीद है। हालांकि 2022 तक एक बहुत सारे अधिक कुशल कार्यबल, अर्थव्यवस्था के बहुत सारे 24 से ज्यादा प्रमुख क्षेत्रों में इन कार्यबलों की आवश्यकता होगी। आज स्किल डेवलपमेंट के लिए 21 मंत्रालय से ज्यादा काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC ने बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं। रीस्किलिंग क्षेत्र में बहुत सारे उन्होंने कार्यक्रम बनाए हैं जो मील का पत्थर है, और बहुत सारे करीब 538 NSDC प्रशिक्षण भागी हैं उसमें, और हजारों लोग जो है, हजारों प्रशिक्षण केंद्र है। तो ये स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है। और स्टार्टअप के जो हमारे प्रधानमंत्री जी की कल्पना थी, उन कल्पनाओं को भी जो है इसमें जोड़ा गया है। तो जब हम अगर जो हमारी नई शिक्षा नीति के जो आगे आने वाले समय है, उसमें हमें जरूरी है कि कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, जैसे नेतृत्व है, लीडरशिप कैसे डेवलप हो जाए, डिजिटल लिटरेसी को कैसे बढ़ावा दिया जाए, संचार कैसे प्रभावी बन सके, और इमोशनल इंटेलिजेंस इसको भी कैसे मजबूत बनाया जाए, उद्यम इंटरप्रेन्योरशिप को कैसे मजबूत बनाया जाए, वैश्विक ग्लोबल सिटीजनशिप को कैसे डेवलप किया जाए, और जो बच्चों की समस्याएं हैं, और जो चाहे वो छोटे स्कूल के हों और चाहे वो बड़े कॉलेज के हों, उनकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाए, और टीम, सबसे बड़ी कि टीम वर्किंग की जो भावना है वो कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये सारी हमारी नई शिक्षा का उद्देश्य है। हम नई शिक्षा नीति में बहुत सारी चीजों को जो है देखे हैं। वास्तव में शिक्षा नीति होती क्या है? दुनिया के कोई भी देश हो, हर एक देश की एक शिक्षा नीति बनाई गई है और है, और जो ये शिक्षा नीति यह तय करती है कि उनके यहाँ शिक्षा की रूपरेखा किस तरह की होगी, तथा एक तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक विजन स्टेटमेंट या विजन डॉक्यूमेंट होता है जो हमारे देश के विजन को परिलक्षित करता है, बताता है कि हम क्या चाहते हैं। और अभी तक जितनी भी शिक्षा नीतियां बनी वो समय के साथ, मैं उनकी आलोचना नहीं करूंगा, समय के साथ वो भी प्रासंगिक थी, लेकिन जो आज का दुनिया है वो 21वीं सदी की दुनिया में हम छलांग लगा रहे हैं।
तो चाहे 1968 में कोठारी कमीशन हो, डीएस कोठारी की अध्यक्षता में हुआ हो, चाहे 1986 में शिक्षा नीति आई हो, 92 में उसका संशोधन हो, ये सारी चीजें आई, लेकिन इनमें जो है कुछ न कुछ उसमें नवाचार को प्रयोग किया गया और बहुत सारे नवाचार आए। लेकिन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, इसमें इस शिक्षा नीति में ये सबसे बड़ा प्रावधान किया गया है कि जो हमारा डीजीपी है वो हम पूरा टोटल डीजीपी का 6% हम खर्च करेंगे। अगर सरकार 6% भी डीजीपी खर्च करती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि अगर हम अमेरिका के से इसकी तुलना करें, जहां वो 8 से लेकर के 12 वर्ष तक 12% तक डीजीपी का खर्च करते हैं, जहां हम प्रति व्यक्ति, अगर हम हमारी जनसंख्या 130 करोड़ और 30 करोड़, बहुत ही व्यापक अंतर है दोनों में। उनकी प्रति व्यक्ति शिक्षा पर अमेरिका में खर्च होता है, उसका जो औसतन जो निकाला जाता है वो करीब 8 से 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति होता है। और अगर हम 130 करोड़ में आकलन करेंगे, उसमें बांटेंगे, तो वो हमारा 400 से 500 रुपए के बीच में आएगा। तो एक जो बहुत बड़ा अंतर है, अगर हमें विकसित दुनिया के समानांतर चलना है, अपने देश के गौरव को बढ़ाना है, तो जीजीपी 6% होना जरूरी है। हालांकि जब पिछले 2 वर्ष जब फिक्की का कॉन्फ्रेंस हुआ था, एजुकेशन एक समिट, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और दुनिया के कई देशों के लोग आए थे और मुझे भी सहभागिता करने का अवसर मिला था। और उसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि हिंदुस्तान में डीजीपी का 8% अगर शिक्षा पर खर्च किया जाए तो देश चहुमुखी विकास करेगा, चारों तरफ विकास करेगा, उसका हर क्षेत्र में विकास होगा। तो हमें जो है इस चीजों को भी ध्यान में रखना है। भाषाई विविधता भी हमारी नई शिक्षा नीति में देखी गई है। मातृभाषा में जो सबसे बड़ी बात है कि जो मातृभाषा, निज भाषा उन्नत है सब भाषा के मूल, ये हम कहे हैं। अगर हमारी अभी क्या होता है, ऐसा हम अंग्रेजी से कोई परहेज नहीं है, लेकिन हमारी अपनी भाषा में भी अपनी बात होनी चाहिए। जो भाषा संप्रेषणशीलता, जो संप्रेषण योग्य हो, जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ सके, वो भाषा को हमें महत्व देना चाहिए। अगर फ्रांस और जर्मनी, मैं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में देखता हूं कि फ्रांस और जर्मनी के अधिकांश जो डेलीगेट होते हैं वो अपनी भाषा में ही पेपर पढ़ते हैं। अगर आपको जरूरत है, आपकी अनिवार्यता आपको समझना है, तो आप ट्रांसलेटर एक इंग्लिश का वो आप माइक्रोफोन लीजिए, उसको लगाइए और समझिए, नहीं तो वो अंग्रेजी में नहीं पढ़ेंगे। तो अगर गल्फ कंट्री में ऐसे हमने देखा, गल्फ कंट्री में अब जो है वहां के लोग इंडिजिनस जो लैंग्वेज है, उनकी जो स्वदेशी भाषा है, उस भाषा पर जोर दिया जा रहा है। तो हम, हिंदुस्तान का इतना बड़ा लोकतंत्र है, इतनी बड़ी जनसंख्या है और विश्व की अपनी एक अलग तरह की संस्कृति है, तो हम अपनी बातें अपनी भाषा में क्यों न कहें। तो इस नई शिक्षा नीति में मातृभाषा पर भी जोर दिया गया है कि मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। और जो सबसे बड़ी बात इस शिक्षा नीति की है, जैसा अभी पारासर जी ने कहा कि हम अपने रुचियों को ध्यान रखा गया है, हम लादा नहीं गया है। अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पे हर पेरेंट्स अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है, हर पेरेंट अपने बच्चे को मनुष्य नहीं बनाना चाहता। अरे पहले हम मनुष्य तो बनाए। कितने इंजीनियर हम यहाँ देखें, कितने इंजीनियर आते हैं, लड़के इंजीनियरिंग करके आते हैं और बीएड का फॉर्म भरते हैं। बीएड की यहाँ पे जब वेरिफिकेशन के लिए मैंने देखा कि हजारों लड़के बीएड का वेरिफिकेशन कराने के लिए आ रहे हैं और उनसे पूछता हूं क्यों किए, तो उनका पहला जवाब था पिताजी की इच्छा थी कि हम इंजीनियरिंग करें। अरे कहीं बेटे की भी तो इच्छा सुनिए। और उस इच्छा का इस समायोजन इस नई शिक्षा नीति में किया गया है। अब हम अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा को ग्रहण कर सकेंगे। हम गणित पढ़ रहे हैं, लेकिन संगीत में हमारी बहुत गहरी रुचि है, ईश्वर ने अच्छी आवाज दी है या बहुत अच्छी रुचि है, तो हम एक सहायक विषय के रूप में संगीत भी ले सकेंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो सामाजिक विकास का जो नया ताना बाना बुना गया है, वो वास्तव में इस नई शिक्षा नीति में बहुत चीजें हैं।
पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार की भी बातें कही गई हैं कि हम समय समय पर उन पाठ्यक्रमों का वैल्यूएशन भी होगा और ऐसे पाठ्यक्रमों का गठन होगा जो सामयिक होंगे, जो समाज के साथ जिनकी आवश्यकता होगी। और उसके साथ साथ इंटर्नशिप की भी बात की गई है, स्किल डेवलपमेंट की तो हमने बात ही कर दिया है। बहुत सारे मानक निर्धारक किए गए, बहुत सारे आयोग बनाए गए हैं जो इसका पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। और एक बात यह भी है कि हालांकि कारपोरेट के लिए खोल दिया गया है, दरवाजा खोल दिया गया है। और अगर कोई कारपोरेट एक अच्छा शिक्षण संस्थान खोल रहा है, जैसे हार्वर्ड चल रहे हैं, आपका कैम्ब्रिज चल रहा है, बहुत सारे ऐसे दुनिया में हैं, अगर यहाँ पे कोई खोल रहा है और अच्छी सुविधाएं दे रही है तो इसमें हर्ज क्या है? हमें उसका स्वागत करना चाहिए। हाँ, लेकिन सरकार को अपने ऐसे नियम बनाने चाहिए ताकि इनको बढ़ावा न मिले। उस पर नियंत्रण, जो चाबी होनी चाहिए वो सरकार के हाथ में होनी चाहिए, ताकि ये कारपोरेट जो है यहाँ पे शोषण न कर सके। ये भी चीजें हमें देखना होगा। छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन, छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने की सहायता प्रदान करने के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस पर आधारित एक सॉफ्टवेयर होगा और फीडबैक करेगा हमारा टीचर क्या पढ़ा रहा है और हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, इन सारी चीजों का जो है उसे फीडबैक भी देना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें इस नई शिक्षा नीति में बताई गई हैं और उन सब का जो है प्रयोग लाना बहुत आवश्यक है। वास्तव में हम बहुत सारे बिंदुओं पर हम बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उस पर बहुत सारी चीजें बात हो चुकी हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी शिक्षा नीति आ जाए, अगर शिक्षा नीति हम बना देने से काम नहीं होता है। शिक्षा नीति को सफल बनाने में योगदान किसका है? शिक्षा नीति को सफल बनाने में शिक्षकों का योगदान होता है। समाज का योगदान गौड़ है, सेकेंडरी है। प्राइमरी जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? शिक्षक का है। हमारे राष्ट्रपति कहते थे, कलाम साहब कहते थे, ज्ञान, जुनून और करुणा। जो एक शिक्षक का निर्माण होता है वो तीन चीजें उसमें होती हैं, ज्ञान, जुनून और करुणा के वो प्रतिमूर्ति होता है। और इसी कड़ी में मुझे जैकस डेलर्स याद आ जाते हैं। जैकब डेलर्स की पूरे दुनिया में शिक्षा 21वीं सदी में शिक्षा का विस्तार कैसा हो, उनके निर्देशन में एक कमेटी बनी थी, अंतरराष्ट्रीय आयोग बना था। और उन अंतरराष्ट्रीय आयोग ने जो यूनेस्को में उन्होंने सबमिट किया था, रिपोर्ट सबमिट किया था, तो उन्होंने 4 चीजें कही थी कि जो हमारी शिक्षा होनी चाहिए, जो भविष्य की, जो हमारी आने वाली शिक्षा होनी, किसी भी देश की जो शिक्षा होनी चाहिए वो काहे के लिए होनी चाहिए? ज्ञान के लिए सीखना, लर्निंग फॉर नॉलेज, करने के लिए सीखना, लर्निंग फॉर डूइंग, होने के लिए सीखना, लर्निंग फॉर बीइंग, और साथ रहने के लिए सीखना, लर्निंग फॉर लाइफ टुगेदर। तो किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली की बुनियाद वहां के शिक्षक होते हैं। देश में कुशल शिक्षकों का अभी थोड़ी सी कमी है और उसकी पूर्ति की जा रही है। और इस शिक्षा नीति में सबसे बड़ी विशेषता है कि शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा, और ताकि उच्च शिक्षा के लिए जो बैरियर्स हों उनको हटाया जा सके। यह शिक्षा नीति देश के मानवीय गुणों का विकास और संवर्धन करने के लिए है। तो मैं बात कर रहा था कि शिक्षक के दायित्व पर। अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमारे भारतीय मनीषी किसी से कम नहीं है। भारतीय मनीषियों के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन की इस बात को ध्यान में रखना होगा। We obey a law to the Indians who taught us how to cut without which no worthwhile scientific discovery could have made. हमें उन भारतीयों के लिए बहुत कुछ देना है जिन्होंने हमें सिखाया है कि किस तरह से गिनती की जा सकती है जिसके बिना कोई सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती। हमने जीरो का आविष्कार किया। आइंस्टीन जैसा विचारक, साइंटिस्ट इस बात को जो है मानता है कि जीरो की अगर खोज न होती हिंदुस्तान में तो आज दुनिया इतनी आगे न बढ़ती। और मार्क ट्वेन कहते हैं, जो अमेरिकन राइटर हैं, मार्क कहना है, इंडिया इज द क्रेडल ऑफ द ह्यूमन रेस।
most valuable and the most instructive materials in the history of man are treasured up in the India only. भारत मानव जाति का पालना है। मनुष्य के इतिहास की सबसे मूल्यवान और शिक्षाप्रद सामग्री भारत में ही कीमती है। तो दुनिया हमारी शैक्षणिक गुणवत्ता को, शैक्षणिक पहचान को, शैक्षणिक जीवंतता को आत्मसात कर रही है। तो हमें कैसे होगा? हमें भी उस चीज को बोध होना चाहिए। व्यक्ति से परिवार, परिवारों से लोक तथा लोक से राष्ट्र एवं वैश्विक परिवेश का निर्माण शिक्षक के इसी दायित्वपूर्ण बोध पर ही निर्भर होता है। इसीलिए वेद में भी कहा गया है, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता। पुरोहित ही राष्ट्र को जागृत कर सकते हैं। तो हमें इस शिक्षा नीति को अगर सफल बनाना है तो अपने अंदर भी झांकना होगा। ऐसा नहीं, हम बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ज्यादा नहीं कहूंगा कि आलोचना नहीं करूंगा कि हम अपने, लेकिन अपनी बिरादरी, अपने आप को टटोलना बहुत आवश्यक है। हम शिक्षक हैं तो शिक्षक की गरिमा को कितना करते हैं, कितना पढ़ के जाते हैं, कितना देते हैं, कितना हम अपने छात्र को देना है, कितना भरते हैं। क्योंकि एक टीचर जो होता है वो मेंटर भी होता है। टीचर जो है एक फैसिलिटेटर भी होता है। टीचर रोल मॉडल भी होता है। टीचर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर भी होता है। टीचर रिसोर्स डेवलपर भी होता है। टीचर एसेसर भी होता है। तो हमें अपने शिक्षक की मर्यादा, शिक्षक गरिमा को भी एक बार देखना होगा, तभी कोई भी शिक्षा नीति हो वो शिक्षा नीति आगे बढ़ सकती है और आगे उस शिक्षा नीति से हमें देश को जोड़ सकती है। वास्तव में यह नई जो शिक्षा नीति है, यह शिक्षा नीति देश के सर्वांगीण विकास और संवर्धन करने के लिए है। देश और समाज में ज्ञान के भंडार को बढ़ाने के लिए है। आर्थिक विकास के नए आयामों को गढ़ने के लिए है। देशवासियों के जीवन को उन्नयन करने के लिए है। यह शिक्षा नीति हमारे दृष्टिकोण में व्यापकता लाए, व्यापकता का बोध कराए। और यह काम सिर्फ सरकार ही भर का नहीं है, हमारे टीचर का भी, हमारे शिक्षक का भी है। और हम इसकी सार्थकता को पहचाने, और इसकी सार्थकता को पहचानेंगे तभी हमारी कोई भी शिक्षा नीति होगी वो असली जामा पहन सकेगी और समाज का विकास हो जाएगा। समाज का विकास होगा। समाज का विकास सिर्फ कारपोरेट या दूसरे लोगों पर ही निर्भर नहीं है। आप जानते हैं कि अगर एक शिक्षक जो ठान लेता है तो पूरे देश के चरित्र को बदल के रख जाता है। और चाणक्य आपका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो हमें चाणक्य भले ही न बन पाए, लेकिन चाणक्य की जो उदासी को कहीं ना कहीं, उसकी रिक्तता को कहीं ना कहीं भरने का प्रयास करें। और जब ऐसा हम प्रयास करेंगे तो निश्चित है कि ये जो भी हमारी हमारी शिक्षा नीति होगी वो शिक्षा नीति काफी प्रभावी होगी और हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हमें नई शिक्षा नीति के इन सारे पहलुओं का हमें स्वागत करना चाहिए। और जिन चीजों को इसमें उद्धृत किया गया, बताया गया है, उनको आत्मसात करना होगा और अपने आप हमारे शिक्षकों को जीना होगा और एक जीने की कला का परिमार्जन अपने छात्रों के अंदर भी करना होगा। तभी हमारी ये शिक्षा नीति सार्थकता का जामा पहन सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर महेश शुक्ला सर। बहुत ही सार गर्भित व्याख्यान आपने प्रस्तुत किया। ऐसा लग रहा था कि ये व्याख्यान और चलता रहे। आदरणीय सर ने महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षाविद के उदाहरण देकर बताया कि शिक्षा कैसे व्यक्तित्व का निर्माण करती है, कैसे चरित्र का निर्माण करती है, कैसे राष्ट्र का निर्माण करती है। ये शिक्षा ही है जो समाज में मानवता, भाईचारे और समता का संदेश देकर सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। आदरणीय सर ने शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला और शिक्षा नीति की बहुत कुछ बाधाओं का भी उल्लेख किया और बताया। सबसे महत्वपूर्ण बात बताई कि विद्यार्थी की रुचि के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी में तनाव कम हो सके। ओवरऑल सर ने ये बताया कि शिक्षा विकास का इंजन है और शिक्षा नीति ईंधन है। शिक्षा से ही
अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है, शिक्षा से ही लोकतंत्र मजबूत होता है, शिक्षा से ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास होता है, शिक्षा से ही समाज एवं राष्ट्र का विकास संभव होगा। और इस नई शिक्षा नीति से निश्चित ही 21वीं सदी में नए भारत का निर्माण होगा। आदरणीय सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सारगर्भित, उपयोगी, ज्ञानवर्धक व्याख्यान से यह सदन निश्चित ही लाभान्वित होगा। और सर को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ दोनों विशेषज्ञों को कि आपने अपने व्यस्ततम समय में हमारा निमंत्रण सहज ही स्वीकार किया। हम सौभाग्यशाली हैं। आदरणीय डॉक्टर महेश शुक्ला सर, आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र पाराशर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रतिभागियों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स पर लिख सकते हैं। अभी थोड़ी देर में ही आपको फीडबैक लिंक भेजी जाएगी, आपको उसको भरना है। और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें भी फीडबैक लिंक है। किसी विद्यार्थी, प्रतिभागी यहाँ जो सदन में शिक्षाविद, समाजविद बैठे हुए हैं, यदि उनके कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के अंत में हमारे समाजशास्त्र विभाग के सह प्राध्यापक डॉक्टर आदरणीय श्रद्धा मालवी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वह आकर आभार व्यक्त करें। मैडम से विनम्र आग्रह है कि वो आभार व्यक्त करें। धन्यवाद भगवत राय सर। मैं हमारे वेबिनार के कोरोना काल के कारण इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमें एक प्लेटफॉर्म पे लाकर खड़ा कर दिया। मैं आदरणीय डॉक्टर सुरेश खिलावट सर, अतिरिक्त संचालक शिक्षा विभाग इंदौर संभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से आकर हमारा उत्साहवर्धन किया। मैं हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनूप व्यास सर का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया और यह वेबिनार संपन्न हुआ। मैं आभारी हूँ इस वेबिनार की अध्यक्षा डॉक्टर सुधा सिलावट, प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय राउकी, उन्होंने हमें उत्साहवर्धन प्रदान किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे दोनों वक्ता डॉक्टर शैलेंद्र पाराशर जी एवं डॉक्टर महेश शुक्ला जी की इस वेबिनार के केंद्र बिंदु रहे और आपके प्रभावपूर्ण वक्तव्य एवं विषय के गहन विमर्श से हम सभी लाभान्वित हुए। मैं हमारे महाविद्यालय के आईपीएससी समन्वयक डॉक्टर आदित्य लुनावत सर और प्रशासनिक अधिकारी डीके गुप्ता जी एवं हमारी विशेष अतिथि हमारी दीदी त्रिपत कौर चावला जी की भी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ हमारे विभाग के विभाग अध्यक्ष, समस्त प्राध्यापक, समाज कार्य के अतिथि विद्वान, जिन्होंने टीम वर्क के साथ कार्य कर इस सेमिनार को सफल बनाया। मैं आभारी हूँ उन सभी प्रतिभागियों की जिन्होंने इस विषय को बहुत ही ध्यान से सुना। मैं तकनीकी स्टाफ ईश्वरी मुकाती, विनोद जाट, नितेश सोनी, भूपेंद्र वर्मा, जिनकी मेहनत एवं सहयोग के कारण ये वेबिनार संपन्न हुआ। धन्यवाद। वापस भगवत राय सर जी को मैं माइक सौंपती हूं। धन्यवाद आदरणीय श्रद्धा मैम।
बहुत एक बार पुनः सभी प्रतिभागियों का, हमारे जो आदरणीय परम आदरणीय विषय विशेषज्ञ हैं उनका पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और शीघ्र ही हम नए विषय के साथ अगले वेबिनार में आपके ज्ञान से लाभान्वित होंगे, ऐसी मेरी आशा है। और अब यह कार्यक्रम जो है समाप्ति की ओर है और सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।